मुझे उम्मीद है कि हम किसी विचित्र जानवर को पकड़ लेंगे ताकि हम उसका मांस खा सकें और अपनी महाशक्तियों को आसानी से जागृत कर सकें। बेशक क्या हमारा दामाद जागृत करने वाला नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि जागृत करने वालों का मांस अजनबी जानवरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जियांग, इसे मेरे लिए पकड़ कर रखो। मैं पहले इसकी जान काट दूंगा। क्यों न तुम पहले उसका सिर काटकर उसे मार डालो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जीवित चारा डालकर अजीबोगरीब जानवरों को पकड़ने की सफलता दर सबसे अधिक है। चलो इसके हाथ पैर काट देते हैं और इसे लटका देते हैं। इस तरह ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है और हमें इसके भागने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वाह, मेरे जीजाजी कितने विचारशील हैं। असहनीय दर्द के कारण मेन फैन का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन नशे में धुत उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था और मुंह में ठूसे हुए बदबूदार मोजे उसे केवल कर्कश आवाज में सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन उसके आसपास केवल परिवार के सदस्य ही थे जो दुष्ट आत्माओं की तरह दिख रहे थे। उनकी सास वांग फोंग ने उनका बायां हाथ पकड़ा हुआ था, उनके ससुर लियू देजू ने उनका दायां हाथ पकड़ा हुआ था और उनके साले लियू जियांग और लुओ तियान्यू मेन फैन की जान को आरी से काट रहे थे। उनकी पत्नी लियू लिनलिन अपने बड़े पेट के साथ मेन फैन का सिर उठाते हुए बोली, मुझे इस तरह मत घूरो, मुझे तियान्यू के साथ अपने बच्चे के बारे में सोचना है। ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मैंने तुमसे माफी मांग ली है, तुम्हें और क्या चाहिए? लियू लिनलिन ने जमीन पर पड़ा स्क्रूड्राइवर उठाया और मेन फैन की आंखों में 2 बार वार किया। अंधेरा, दर्दनाक, ठंडा। फिर मेन फैन को महसूस हुआ कि लोहे के कई मोटे हुक उसके कंधे की हड्डी में चुभ रहे हैं, उसे बालकनी से लटका रहे हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। एक अजीब सी दहाड़ और नुकीले दांतों के उसके शरीर को चीरने के तेज दर्द के साथ जानवरों की जंगली हंसी उसके सिर के ऊपर गूंज उठी। हा, इसे काट लिया गया है। इसे ऊपर खींचो। ... मेरे प्यारे दामाद, आपने हमारे लियू परिवार के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। मैंने फैसला कर लिया है, ये बड़ा काम खत्म होने के बाद आपको आज रात घर का काम करने की जरूरत नहीं है, इसे कल के लिए छोड़ दीजिए। आज हमें कुछ ड्रिंक्स तो पीने ही पड़ेंगे। साइन करने के बाद सड़क पार करके थोड़ी शराब खरीद लेना। बहुत अच्छी शराब होना जरूरी नहीं, साधारण माओताई भी चलेगी। मैं कुछ मूंगफली भी खरीद लेता हूँ। आज हमें खूब मजे करने हैं। तुम बात क्यों नहीं करते? तुम दुखी क्यों लग रहे हो? मेन फैन को असहनीय सिरदर्द महसूस हुआ। आंखें खोलते ही उसने देखा कि 2 बड़े बड़े चेहरे बनावटी मुस्कानों और झुर्रियों से भरे हुए हैं और उससे उसकी खैरियत पूछ रहे हैं। वांग फोंग और लियू देजू के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आया। तेरी दादी की खुशी भाड़ में जाए। मेन फैन ने पलटवार करते हुए 2 मुक्के मारे और दोनों बूढ़े चेहरों को घायल कर दिया। दोनों बूढ़े आदमी मौके पर ही गिर पड़े, उनकी नाकें टूट गई थी और अविश्वास से उनके चेहरे खून से लथपथ थे। क्या हो रहा है? वह निकम्मा आदमी जो आमतौर पर घर में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता, उन पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। मेन फैन भी स्तब्ध रह गई। वो एक सर्विस हॉल में थे। हॉल में सूरज की रोशनी आ रही थी और उनके आसपास कई कर्मचारी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। खून की धुंध और राक्षस कहाँ गए? उसके हाथ पैर वापस कैसे आ गए? फिर उनकी नजर सामने रखे एक दस्तावेज पर पड़ी। मकान हस्तांतरण अनुबंध। ये दृश्य जाना पहचाना सा लगता है। उसने अनजाने में अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। 19 जुलाई 2078। दुनिया के अंत से 1 महीना पहले। 1 महीने बाद दुनिया का अंत हो गया और खून के रंग का कोहरा पूरी दुनिया को घेर लिया, जिससे अनगिनत राक्षस पैदा हो गए। मनुष्य केवल ऊंची इमारतों में ही जीवित रह सकते थे जहां खून का कोहरा नहीं पहुंच सकता था। फोन रखते हुए मेन फैन ने आखिरकार पुष्टि की कि उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। हा, अत्यधिक उत्तेजना के कारण मेन फैन के पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। वह सोफे पर बैठा लगातार अपना सिर खुजला रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां बेहद उत्तेजित थीं। अपने पिछले जीवन में वह एक नेक, विनम्र व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत करता था, अपनी पूरी तनख्वाह लौटा देता था और कभी भी 5 युआन से अधिक की सिगरेट नहीं खरीदता था, सिर्फ लियू लिनलिन के परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए। दूसरी ओर लियू लिनलिन उस पर बोझ की तरह है। वह न केवल अपना पैसा खर्च करती है, बल्कि नाखुश होने पर उसे चिढ़ाती भी है। वह लियू लिनलिन की सुंदरता से इतना मोहित हो गया था कि उसे लगा कि वह कुछ गलत कर रहा है, इसलिए उसने जानवरों से अपनी मनचाही चीज पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की। अंत में उन्होंने उसके हाथ पैर काट दिए और अजीबोगरीब जानवरों को पकड़ने के लिए उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि लियू लिनलिन ने अपने बॉस लुओ तियान्यू के साथ संबंध बना लिया था और मरने से पहले उसने मेन फैन को यह बात बता दी थी। वह लुओ तियान्यू के नाजायज बच्चे की गर्भवती थी। उसने तो हर प्रसव पूर्व जांच के लिए अपने खुद के पैसे भी खर्च किए। वह बिल्कुल बेवकूफ है।
मेंग फैंग गुस्से से आग बबूला था, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक अपने शरीर में कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। खून की धुंध। अपने पिछले जीवन में दुनिया के अंत के बाद सड़कों पर खून की धुंध छा गई थी और अनगिनत राक्षसों का पालन पोषण हुआ था। बाद में लोगों ने पाया कि रक्त की धुंध न केवल उत्परिवर्तन का कारण बनती है, बल्कि अवशोषण के बाद शरीर को मजबूत भी करती है और विभिन्न अलौकिक शक्तियों को भी जागृत कर सकती है। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में जो रक्त धुंध मुझ में समा गई थी, वह भी मेरे साथ पुनर्जन्म लेकर आई है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं महाशक्तियों से परिपूर्ण एक जागृत व्यक्ति बन गया हूं? लेकिन अगले ही पल डिंग, देवी की 10,000 गुना वापसी प्रणाली जागृत हो रही है। मेंग फैन थोड़ा असमंजस में था। क्या चल रहा है? अन्य लोगों ने महाशक्तियों को जागृत किया, लेकिन मैंने जिस महाशक्ति को जागृत किया है वह वास्तव में एक प्रणाली है। चूंकि गुरु का पिछला जीवन बहुत ही दुखद था, इसलिए यह पुनर्जन्म उन्हें एक बेहतर प्रलय का अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित होगा। प्रलय के अंत से पहले गुरु को दुनिया का नेतृत्व करने देने के लिए नौसिखियों के लिए एक उपहार पैकेज जारी किया जाता है। 1. रक्त धुंध से शक्तिवर्धन। गुरु का शरीर अत्यधिक रूप से सुधर जाता है, जो मानव शरीर की सीमा तक पहुंच जाता है। यह प्रभाव जागृत व्यक्ति के शरीर पर साधारण रक्त धुंध के प्रभाव से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। 2. देवी की 10,000 गुना वापसी। स्वामी से बंधी देवी की उपभोग्य वस्तुएं स्वामी को 10,000 गुना लौटाई जाएंगी। 3. अनंत अंतरिक्ष केवल देवी द्वारा लौटाई गई सामग्री को ही संग्रहित कर सकता है, समय रुक जाता है। 4. देवी का खजाना पुस्तिका। देवी की जानकारी दर्ज करें और साथ ही जब कोई ऐसी देवी हो जिसे संग्रहित किया जा सके तो एक अनुस्मारक जारी किया जाएगा। मौजूद देवियां। 1. देवी शुद्ध दूध का एक डिब्बा पीती है, जिससे 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव सक्रिय हो जाता है और उसे शुद्ध दूध के 10,000 डिब्बे प्राप्त होते हैं। खाली जगह में अचानक शुद्ध दूध के 10,000 डिब्बे करीने से रखे हुए दिखाई दिए। मेंग फैंग मौके पर ही स्तब्ध रह गया। अंततः मुझे विश्वास हो गया कि मेरी महाशक्ति वास्तव में एक प्रणाली बन गई है। लेकिन आखिर देवी होती क्या है? मुझे देवी का विचार कहां से आया? तुम निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अचानक एक तीखी चीख कानों में गूंज उठी। मेंग फैन ने ऊपर देखा और पाया कि लियू देजू वांग फोंग को जमीन से उठा रहा है। वांग फोंग ने लियू देजू का हाथ झटक दिया और मेंग फैन के चेहरे पर खरोंच मारने के लिए आगे बढ़ी। लियू देजू ने जल्दी से पीछे से वांग फोंग को पकड़ लिया। शांत हो जाओ पत्नी, शांत हो जाओ। आज के हमारे उद्देश्य को मत भूलना। घर घर। वांग फोंग भी जाग गया। ये लाखों लोगों का मामला है, इसलिए जल्दबाजी न करें। इसी समय कर्मचारी तुरंत आगे आया और टिश्यू पेपर थमा दिए और दरवाजे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भी दौड़कर आया। यहाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बस गिर गए थे। वांग फोंग ने अपने चेहरे पर व्यंग्य का भाव लिए कहा। सुरक्षा गार्ड ने अपने होंठ मटकाए। किस तरह की गिरावट आपको 3 या 4 मीटर दूर तक उड़ा सकती है? लेकिन पीड़ितों ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपने काम से काम रखने की जहमत भी नहीं उठाई। मेंग फैन ने ये सब ठंडे भाव से देखा। उसके होठों के कोने पर एक तिरछी मुस्कान थी। बस इतना जान लो कि वो दोनों बुरे बदमाश बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने मेंग फैन को धोखा देकर घर के संपत्ति अधिकार अपने नाम करवा लिए थे। अपने पिछले जीवन में लियू लिनलिन ने मेंग फैन को बहला फुसलाकर उससे यह उम्मीद की थी कि वह अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को 2 बुजुर्गों को सौंप देगा, ये कहते हुए कि इससे उन्हें अपने बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। दरअसल ये लियू लिनलिन ही थी जिन्हें लुओ तियान्यू से यह अंदरूनी जानकारी मिली थी कि जिस समुदाय में ये घर स्थित है उसे 6 महीने में ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस घर के आकार के आधार पर इसे गिराने में कम से कम $3 मिलियन का खर्च आएगा और ये दोनों बुरे लोग बस इस पैसे को अपनी जेब में डालना चाहते हैं। लेकिन उनके सेक्सी मूव्स यहीं खत्म नहीं होते। वांग फोंग ने अपनी बहती नाक को पोंछा और मेंग फैन की ओर चल पड़ी। मुझे पता है कि आपको असहज महसूस हो सकता है और हम इसे समझ सकते हैं, इसलिए जब तक आप आज संपत्ति को सफलतापूर्वक हमारे नाम हस्तांतरित कर देते हैं, तब तक हम लोगों को पीटने के मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखकर कि मेंग फैन कुछ नहीं बोली, उन दोनों ने सोचा कि मेंग फैन ने सब कुछ सुन लिया है। बेशक मेंग फैन अब भी आज्ञाकारी कुत्ता ही था, वह बस कभी कभार अपने मालिक को खरोंच देता था। मैं तुरंत फिर से अधिक साहसी हो गया। चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं सीधे सीधे कह देता हूं। असल में मैं चाहता था कि आप हमें घर सीधे दे दें, लेकिन मैंने लाओ झांग और उनके बेटे से पूछा कि अचल संपत्ति उपहार में देने पर कितना टैक्स लगता है। ये काफी महंगा है, इसलिए नकद लेन देन जितना किफायती नहीं है। लेकिन हमारे बुरे लियू परिवार के पास अब ज्यादा पैसे नहीं है और कीमत भी बहुत कम है, इसलिए मैंने एक अच्छा उपाय सोचा। जब वांग फोंग ने ये कहा तो उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा,
तुम कुछ छोटे मोटे कर्ज ले सकती हो, साथ ही दोस्तों से भी कुछ पैसे उधार ले सकती हो और अपने क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाल सकती हो। तुम निश्चित रूप से पैसे जुटा लोगी। आप मेरे बैंक कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं उन पैसों से आपका घर खरीद लूंगा और फिर आप मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा। हमें हर बार एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कितना अच्छा है ना। दोनों बूढ़े लोग और भी ज्यादा उत्साह से बातें करने लगे और वे पिटाई के बारे में भूल ही गए थे। ऐसा लग रहा था मानो अब वह घर उन्हीं का हो गया हो। लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि मिंग फैन के चेहरे पर गुस्से से भरी मुस्कान फूटने ही वाली थी। घोड़े पर चढ़ने वाला व्यक्ति वास्तव में वही पुरानी दिनचर्या का पालन करता है। अपने पिछले जीवन में मुझे इन दो बूढ़े लोगों और लियू लिनलिन ने धोखा दिया था और मैंने नासमझी से उनके निर्देशों का पालन किया और सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। नतीजतन उन्होंने खुशी खुशी अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे खुद छोटे छोटे ऋणों और क्रेडिट कार्डों से बकाया वसूली के झंझट में हर दिन परेशान रहते थे। रियल एस्टेट लेन देन कर बिल्कुल भी कम नहीं थे, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के बाद वे सब मुझ पर डाल दिए गए। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस बार यह नामुमकिन है। घर चाहिए, सपने देखते रहो। मिंग फैन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नंबर डायल किया। श्री ली, क्या आपको मेरा घर नहीं चाहिए? आवास प्रबंधन कार्यालय में आइए, मैं अभी आपसे सौदा कर लूंगा। चैप्टर 2। ली यानडोंग भी इसी समुदाय के निवासी हैं। उनकी अपनी एक विध्वंस कंपनी है और उन्होंने समुदाय को ध्वस्त करने की सरकारी परियोजना का जिम्मा पहले ही ले लिया है। अब वह बड़े धूमधाम से सामुदायिक आवास खरीद रहा है और इससे उसे भारी मुनाफा कमाने की तैयारी कर रहा है। वह सरकारी विध्वंस निधि और सरकारी परियोजना सब्सिडी का लाभ उठाकर आसानी से मोटी दौलत कमा सकता है। शुरुआत में लियू लिनलिन के परिवार ने मिंग फैन को अंधेरे में रखा था और जब ली यानडोंग ने उससे घर खरीदने के लिए कहा तो वह असमंजस में पड़ गया। तुम पागल हो, तुम ली यानडोंग को घर कैसे बेच सकते हो? अरे बदबूदार लड़के, क्या तुम्हें पता है कि इस घर की कीमत अब कितनी है? इसे मुझे मत बेचो। इसकी आवाज सुनकर लियू देजू और वांग फोंग जाग गए और पागल कुत्तों की तरह यांगरुई की और दौड़ पड़े ताकि फोन छीन सके। लेकिन उनका स्वागत उन जूतों के तलवों ने किया जिन्होंने बूढ़े आदमी के चेहरे पर लात मारी थी। मिंग फैन ने उन दोनों को पकड़ा और उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। अगर आखिरी बार किसी बात ने मिंग फैन को यह याद न दिलाया होता कि दुनिया के अंत में अभी भी 1 महीना बाकी है, तो वह उन दोनों बूढ़े दरिंदों की गर्दन तोड़ देना चाहता। मैं अपना घर जिसे चाहूं उसे बेच सकता हूं। क्या तुम दोनों बूढ़े दरिंदों को इसकी परवाह है? अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। तू अपने पिछले जीवन में मिंग फैन ने एक जागृतकर्ता के रूप में कई उत्परिवर्तियों को मार डाला था। उसके शरीर से फूटती हत्यारी भावना ने उन दोनों बूढ़े जानवरों को भयभीत कर दिया और वे जमीन पर बैठ गए। यह आदमी ये काम सचमुच में नहीं करेगा। हाँ भाई, आखिरकार तुमने इसे समझ ही लिया। ली यानडोंग अपने पीछे गुंडों के एक समूह के साथ तेजी से आवास प्रबंधन कार्यालय में दाखिल हुआ। जब किसी को पैसा दिया जाए तो भला कोई उसे क्यों नहीं चाहेगा। दोनों बूढ़े व्यक्ति तुरंत चिंतित हो गए। नहीं, हम अपना घर आपको नहीं बेच सकते, यहां से चले जाओ। वांग फोंग उठी और ली यानडोंग की ओर दौड़ी। अगले ही पल गुंडों ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। रास्ते से हट जाओ बूढ़े, ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लियू देजू ने मुड़कर मिंग फैन को फिर से पकड़ लिया। नहीं, हम इसे अपने दामाद को नहीं बेच सकते। तुम्हें तो पता भी नहीं कि इस घर की मौजूदा कीमत कितनी है। लियू देजू के बोलने से पहले ही कई गुंडों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो, वरना मैं तुम्हारे कुत्ते जैसे पैर तोड़ दूंगा। बिना किसी पृष्ठभूमि के सरकारी विध्वंस परियोजना को कौन हाथ में ले सकता है? ये तो कहना ही नहीं कि ली यानडोंग आसपास के कई इलाकों में एक कुख्यात निर्दयी व्यक्ति है। दोनों जानवर तुरंत डर गए और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ली यानडोंग बहुत संतुष्ट थे और मुस्कुराते हुए सीधे मिंग फैन के पास गए। बस हमारे पिछले अनुबंध का पालन करें। अरे भाई, तुम इतने खराब क्यों दिख रहे हो? इस परिचित चेहरे को देखकर मिंग फैन ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। जब प्रलय का दिन आया तो उसे ली यानडोंग के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब भी वे सामान की तलाश में खून के धुंध में गहराई तक जाते, ली यानडोंग हमेशा मिंग फैन को आगे चलने के लिए मजबूर करता। अगर मिंग फैन समझदार न होता तो खून के धुंध में मौजूद राक्षस उसे खा जाता। ली यानडोंग भी मिंग फैन के दुश्मन है। अभी बदला लेने का समय नहीं आया है, लेकिन इससे मिंग फैन को उनसे कुछ ब्याज मांगने से नहीं रोका जा सका। मिंग फैन ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, रुको, तुमने अभी कहा कि मेरा घर कीमती है। वांग फोंग और लियू देजू बहुत खुश थे।
जब तक मेन फैन घर बेचने का विचार छोड़ देती है तब तक स्थिति को संभालने की गुंजाइश बनी हुई है। अगर उन्हें घर नहीं भी मिलता है तो भी लियू लिनलिन और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मेन फैन से पैसे ठगना अभी भी आसान है। आखिरकार ये पैसा तो उनके लियू परिवार का ही होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इससे ली यानडोंग की नफरत पैदा होगी, अब उन्हें इसकी इतनी परवाह नहीं है। इनका मुंह बंद करो, ली यानडोंग ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम और आसपास के कई समुदाय 6 महीने में ध्वस्त हो जाएंगे और तब तक हमारे घर की कीमत कम से कम 3 मिलियन हो जाएगी। अच्छे दामाद, आप इसे बेच नहीं सकते। अगर आप इसे बेचेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। वांग फोंग और लियू देजू को उनके छोटे भाइयों ने धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन वे पहले ही अपनी पूरी ताकत से चिल्ला चुके थे। देखते ही देखते हाउसिंग अथॉरिटी के हॉल में सन्नाटा छा गया। विध्वंस, मुआवजा, ये खबर बेहद सनसनीखेज है। भाड़ में जाओ, ली यानडोंग ने गुस्से में पैर पटके। इस चीख ने उसका कारोबार बर्बाद कर दिया। ये खबर जानने के बाद मेन फैन अपना घर कैसे बेच सकता था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि एक बार खबर सार्वजनिक हो जाने पर सामुदायिक आवास को गुपचुप तरीके से हासिल करने की उनकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब इसे रोकना बहुत देर हो चुकी है। आसपास मौजूद सुरक्षा गार्ड, सफाईकर्मी, महिलाएं और कर्मचारी तुरंत अपने मोबाइल फोन निकालकर संदेश भेजने और घर पर फोन करने लगे हैं और सभी उत्साहित हैं। ली यानडोंग उन दोनों बुरे आदमियों को मारना चाहता था। कई महीनों से पैसे कमाने की जो योजना वह बना रहा था, वह इन 2 बुरे आदमियों ने बर्बाद कर दी। भाड़ में जाओ, आगे बढ़ो, उन्हें पीट पीट कर मार डालो। छोटे भाई तुरंत दौड़े और दोनों बुरे आदमियों को घूंसे और लात मारने लगे। उन दोनों बुजुर्गों को पीट पीट कर मार डाला गया। मारपीट बंद करो, मारते रहे तो किसी की मौत हो जाएगी। क्या कोई कानून नहीं है? कृपया सभी लोग पुलिस को फोन करने में हमारी मदद करें। भले दामाद, कृपया पुलिस को फोन करने में हमारी मदद करें। किसी को पीट पीट कर मार डाला गया है। मेन फैन आराम से सोफे पर बैठा, अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाया और चुपचाप दोनों गिरोहों को आपस में लड़ते हुए देखता रहा। उसने हरे रंग के धुएं का एक लंबा गुबार उड़ाया। उसने न केवल वांग फोंग के मुख का इस्तेमाल करके ली यानडोंग की पैसे कमाने की योजना को विफल किया, बल्कि उसने ली यानडोंग के हाथ का इस्तेमाल करके वांग फोंग और लियू देजू को सबक भी सिखाया। वह इसका इस्तेमाल घर को उच्चतम कीमत पर बेचने और लाखों डॉलर की आपातकालीन पूंजी जुटाने के लिए भी कर सकता है। एक तीर से 3 निशाने। एक शब्द में, शानदार। श्रीली, चूंकि इसे ध्वस्त किया जाना है, इसलिए पूर्व मूल्य उपयुक्त नहीं है। कीमत 3 मिलियन है। एक बार पैसा मिल जाए तो घर आपका हो जाएगा। पिटाई झेल रहे वांग फोंग और लियू देजू स्तब्ध रह गए। ली यानडोंग का दाहिना पैर भी हवा में ही अचंभित रह गया। क्या ये आसमान से गिरा कोई मूर्ख है? खबर जानने के बाद भी ये घर बेचना चाहता है। तुम पागल हो, बेवकूफ। लियू देजू गुस्से से आग बबूला हो गया। अगर वो इसे 30 लाख में भी बेच दे तो क्या होगा? बाकी के लाखों रुपये तो उसके लिए पैसे नहीं है क्या? लेकिन ली यानडोंग ने लियू देजू के चेहरे पर लात मार दी। इन दोनों बूढ़ों को चुप कराओ। कई छोटे भाइयों ने तुरंत अपने बदबूदार मोजे उतारे और उन्हें दोनों बुरे आदमियों के मुंह में ठूंस दिया। बदबू से उनका दम घुटने लगा और वे दर्द से कराहने लगे। ठीक है, मुझे अपना बैंक खाता नंबर दीजिए और मैं तुरंत आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ली यानडोंग हंस पड़ा। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह मांस तो है ही। कम से कम उससे लाखों की कमाई तो हो ही सकती है। मेन फैन के निजी बैंक खाते में अतिरिक्त 3 मिलियन डॉलर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मेन फैन ने भी स्थानांतरण संबंधी औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा कर लिया। वाह वाह कमीने, ये पैसा हमारा है। दोनों बुरे लोगों ने मेन फैन को इस कदर घृणा भरी नजरों से देखा मानो मेन फैन उनकी चमड़ी काट रहा हो। मेन फैन के होंठ सिकुड़ गए। अब आखिरकार उनके मनोरंजन का समय आ गया है। मुस्कुराते हुए उसने मेज पर रखी कांच की एस्ट्रे उठाए और दोनों बूढ़े आदमियों के चेहरे पर राख छिड़क दी। क्या अब भी तुम मुझे घूरने की हिम्मत कर रहे हो? चलो, तुम दोनों बुरे कमीनों। हिंसक मल त्याग के बाद टूटे हुए दांत और खून से सने बदबूदार मोजे बाहर उड़ गए और दोनों बुरे व्यक्ति मौके पर ही बेहोश हो गए। मेन फैन ने खून से सनी एस्ट्रे फेंक दी और अपने सिकुड़े हुए सूट के कॉलर को सीधा किया। माफ कीजिए, मैं अभी थोड़ा उत्साहित हो गया था। श्रीमान ली, कृपया मुझे ये गंदगी साफ करने में मदद करें। मेन फैन बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। सबने देखा कि आज ली यानडोंग ही लोगों को गड़बड़ी करने के लिए लाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो, आप चाहे कितने भी निर्दयी क्यों ना हो, ली यानडोंग को ही आपका बचाव करना होगा। किसी को पीटने और फिर किसी और को दोष लेने के लिए मजबूर करने की यह भावना, ये तो कमाल है। शानदार, शानदार। सभी छोटे भाई मेन फैन की क्रूरता से भयभीत हो गए और 2 बार कांप गए।
ली यानडोंग के होंठ फड़कने लगे और उसने झट से अपने छोटे भाइयों को सुरक्षा गार्ड को ढूंढकर निगरानी वीडियो देखने के लिए कहा। बाकी कुछ लोग भी जल्दी से कर्मचारियों के पास दौड़े और उन्हें बारी बारी से निर्देश दिए। अगर मामला वाकई बेकाबू हो गया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेन फैन को शांत से जाते हुए देखकर ली यानडोंग मन ही मन बुदबुदाया, धिक्कार है, यह आदमी इतना क्रूर कब हो गया? क्या ये पहले बेकार नहीं था? छोटे भाई पास आकर बोले, मालिक उसे जाने क्यों नहीं देते? इस कमीने ने तो हमसे ही कहा कि हम उसके लिए इल्जाम अपने ऊपर ले लें। ली यानडोंग भी अनिच्छुक थे। जिस घर को मूल रूप से 2 मिलियन युआन में खरीदने का अनुमान था, उसकी कीमत 1 मिलियन युआन अधिक हो गई और उसने इसका दोष भी अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने ऐसा नुकसान पहले कभी झेला ही नहीं। आप इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते। ... सड़क पर चलते हुए और अपने सिर के ऊपर साफ आसमान को देखकर मेन फैन को ताजगी का एहसास हुआ। वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मेन फैन ये जानना चाहता है कि उसकी देवी की 10,000 बार वापसी प्रणाली क्या है और उनकी देवी कौन है। चैप्टर 3। अरे यार, क्या ये आदमी सुबह सुबह व्यायाम करता है? क्या आपने कभी किसी को सुबह सुबह सड़क पर साझा इलेक्ट्रिक बाइक से व्यायाम करते देखा है? वाह सुसु, जल्दी से अस्पताल के गेट पर चलो। यहाँ एक बेहद आकर्षक लड़का है जो बहुत ही खतरनाक है। सड़क पर लोग एक के बाद एक रुकते गए और उनकी आश्चर्यचकित निगाहें मेन फैन पर टिक गईं, जिसने सुंदरियों के बीच विस्मय और तस्वीरों की लहर पैदा कर दी। हम सभी ने कभी न कभी साझा इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी की है, जिसका वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। एक वयस्क के लिए इसे हिलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग साझा इलेक्ट्रिक बाइक को आसानी से अपने सिर के ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन इस समय मेन फैन के हाथों में 100 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 2 साझा इलेक्ट्रिक बाइक डंबल के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी और उन्हें जोरदार तरीके से घुमाया जा रहा था। 2 साझा इलेक्ट्रिक बाइकों को नीचे रखने के बाद गहन व्यायाम के बाद सांस लेने में कोई बदलाव नहीं आया। शरीर को मजबूत बनाने की बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसी दौरान मेन फैन को भी पता चल गया कि यह सिस्टम क्या है। जब तक देवी बंधी रहती है, तब तक उपभोग की गई सभी सामग्री 10,000 गुना वापस मिल सकती है, चाहे वह स्वयं प्राप्त की गई हो या मेन फैन द्वारा दी गई हो। यहां तक कि खर्च किया गया पैसा भी 10,000 गुना वापस मिल सकता है। बांधने का तरीका भी बहुत सरल है। प्यार का इजहार करने के लिए ताली बजाएं और उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से सब कुछ जानें। इसमें प्रतिकूल अनुकूलता की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही कोई अन्य अतिरिक्त प्रतिबंध है। जब तक संबंध की केवल पुष्टि हो जाती है, तब तक आप बंधन बना सकते हैं। एकमात्र शर्त, यह एक उच्च गुणवत्ता वाली देवी होनी चाहिए, अन्यथा बंधने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन यह प्रणाली इसकी अनुशंसा नहीं करती है और भले ही कुछ पहलुओं में गुणवत्ता पर्याप्त रूप से अच्छी हो, यह मानक को उचित रूप से कम करने की पहल करेगी। भोली भाली लड़कियां ठीक हैं, प्यारी लोली भी ठीक है, भोली भाली युवतियां भी स्वीकार्य हैं और सबसे अच्छी पत्नियों को तो पाना ही चाहिए। यहां तक कि मेन फैन ने भी पाया कि यह किसी एक प्रजाति तक सीमित नहीं है। संक्षेप में कहें तो मेन फैन वही करता है जिसमें वह सहज महसूस करता है। मेन फैन की आंखों में गहरी उत्तेजना झलक रही थी। असल में मेन फैन पुनर्जन्म के बाद एक अच्छा इंसान और आस्तिक नहीं बनना चाहता था। जब तक महिला उसकी सौंदर्य संबंधी पसंद के अनुरूप होती है, चाहे शैली कोई भी हो, मेन फैन उसे आजमाना चाहता है। क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए वह एक ऊर्जावान और रोमांचक जीवन जिएगा। इतना ही नहीं, वो 10,000 गुना अधिक मात्रा में सामग्री वापस पा सकता है। वह जितनी चाहे उतनी देवियों का भरण पोषण कर सकता है, तो क्यों न करे। बस इस स्तर पर देवियों को देखकर मेन फैन को थोड़ी घृणा होती है। देवी के खजाने की किताब खोलो, उसमें केवल एक ही जानकारी है। देवी लियुलिनलिन। रूप 80 अंक, मुश्किल से देवी उत्तीर्ण रेखा तक पहुंच पाए। चरित्र -50 अंक, बुरा व्यवहार, रोजाना पटरी से उतरना, झूठ बोलना, नाजायज बच्चे से गर्भवती होना, शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्व महसूस करना। मानव संसाधन विभाग का व्यापक मूल्यांकन, नीच, कुतिया, कचरा। नोट: ये कुतिया देवी कहलाने योग्य नहीं है, लेकिन स्वामी द्वारा सिस्टम को सक्रिय करने से पहले ही इसे सफलतापूर्वक बांध लिया गया है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से देवी का दर्जा दिया गया है। सुझाव: लेकिन देवी टीम की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कृपया उसे जल्द से जल्द टीम से बाहर निकाल दें। उन्मूलन विधि: कृत्रिम बंधन तोड़ना या शारीरिक उन्मूलन सिस्टम बाद वाले विकल्प की पुरजोर सिफारिश करता है, जिससे इस कुतिया द्वारा मालिक को धोखा देने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मेन फैन सिस्टम के सुझावों से काफी संतुष्ट महसूस करते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली कहलाने योग्य है जो मास्टर को एक बेहतर प्रलय का अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है। मुझे ये बहुत पसंद आया। लियुलिनलिन, ये कुतिया वास्तव में देवी कहलाने के योग्य नहीं है, लेकिन अभी यह वास्तव में बहुत उपयोगी है।
सिस्टम की चेतावनी लगातार मेन फैन के कानों में गूंजती रही। देवी ने 420 युआन खर्च किए, 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव को सक्रिय किया और 42 लाख युआन की धनराशि प्राप्त की। देवी ने तिरामिसू केक का एक टुकड़ा खाया, जिससे 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव सक्रिय हो गया और उन्हें तिरामिसू केक के 10,000 टुकड़े प्राप्त हुए। देवी ने एक गीले वाइप का इस्तेमाल किया, 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव को सक्रिय किया और गीले वाइप्स के 100 पैकेट प्राप्त किए, 100 ड्रॉप पैकेट। देवी बहुत क्रोधित हुई, गिर पड़ी और उनकी ऊंची एड़ी के जूते टूट गए, जिससे 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव सक्रिय हो गया और उन्हें उसी आकार 38 की ऊंची एड़ी के जूतों के 10,000 जोड़े प्राप्त हुए। बैंक कार्ड पर अचानक प्रकट हुए 42 लाख रुपए के नकद प्रवाह को देखकर मेन फैन अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने घर को 3 मिलियन में बेचने के लिए काफी समय तक नाटक किया और लियू लिनलिन ने उसे प्रसव पूर्व जांच शुल्क के रूप में अचानक 4.2 मिलियन दे दिए। लेकिन अब लियू लिनलिन अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच परियोजना पर काम कर रही है, जिससे मेन फैन को अगली योजना को लागू करने में आसानी हो रही है। सीधे अस्पताल जाओ। प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग के निदेशक का कार्यालय। पितृत्व परीक्षण। गर्भवती महिलाओं के लिए पितृत्व परीक्षण थोड़ा मुश्किल होता है और यह भी कि आप नहीं चाहती कि संबंधित व्यक्ति को इसके बारे में पता चले। प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग की निदेशक की प्रतिक्रिया बिल्कुल अपेक्षित थी। उनके बोलने से पहले ही मेन फैन का लाल लिफाफा उनके सामने सरका दिया गया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें निर्देशक महोदय। प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग के निदेशक स्तब्ध रह गए। इस मोटाई के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत होगी। उसने हर तरह के मरीज देखे हैं, लेकिन उसने मेन फैन जितना अहंकारी गुरु कभी नहीं देखा। सिर्फ पितृत्व परीक्षण के लिए क्या आपको $5,000 का लाल लिफाफा मिल सकता है? आपने बाजार मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन भुगतान करने वाला मालिक होता है, हम मालिक की मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। उसने झटपट लाल लिफाफा अपनी अंदरूनी जेब में रख लिया और मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं अधिकतम 2 घंटे में आपके मोबाइल फोन पर परिणाम भेज सकता हूं। बिल्कुल, पैसा होने का मतलब है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं आपको परेशान करूंगा निर्देशक जी। अभिवादन के बाद प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग के निदेशक ने मेन फैन को सम्मानपूर्वक कार्यालय से बाहर तक पहुंचाया। उन्होंने कुछ दूरी पर बैठी लियू लिनलिन को बेचैनी से अपना मोबाइल फोन चलाते हुए देखा। फोन, जो काफी समय से म्यूट था, उस पर लगातार मिस्ड कॉल आ रही थी। ये स्पष्ट था कि मेन फैन उसकी चापलूसी करने नहीं आया था, जिससे लियू लिनलिन को बहुत बुरा लगा। मेन फैन के होठों पर एक भयावह मुस्कान झलक उठी। अपने पिछले जीवन में घर से वंचित होने के बाद वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए दौड़ा, उसका पंजीकरण कराया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, इस डर से कि लियू लिनलिन को रास्ते में कोई बाधा ना आ जाए। पर अब, हाँ, क्या आप नाखुश नहीं हैं? तो मैं आपको मजे करने देता हूँ। संदेश भेजने के लिए अपना फोन खोलें। मुझे अभी कुछ काम है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती, इसलिए शायद मैं आज आपके प्रसव पूर्व जांच के लिए आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। क्या पिछली बार आपको कुछ चीजें पसंद आई थी लेकिन आप उन्हें खरीदना नहीं चाहते थे? मुझे लगता है कि चूंकि आपको वे पसंद है, तो उन्हें खरीद लीजिए। बस मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दीजिए और अगर आप कुछ और खरीद लेते हैं तो खुद को गलत मत समझिएगा। मेन फैन के संदेश भेजते ही उसने तुरंत देखा कि लियू लिनलिन वहां मुस्कुरा रही है। धन्यवाद पतिदेव। माँ, एक पल में कई संदेश दिखाई दिए। देवी ने 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव को सक्रिय करने के लिए 3,499 युआन खर्च किए और 36.88 मिलियन युआन की धनराशि प्राप्त की। देवी ने 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव को सक्रिय करने के लिए 899 युआन खर्च किए और 8.99 मिलियन युआन की धनराशि प्राप्त की। देवी ने 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव को सक्रिय करने के लिए 1,688 युआन खर्च किए और 16.88 मिलियन युआन की धनराशि प्राप्त की। महज कुछ ही मिनटों में मेन फैन के बैंक कार्ड में, जिसमें पहले कोई पैसा नहीं था, अचानक 100 मिलियन से अधिक की संपत्ति हो गई। यह अभी भी रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, 1 अरब की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा है। मेन फैन मन ही मन जोर से हंसने लगा। लियू लिनलिन, तुम सचमुच मेरी सबसे बेहतरीन औजार हो। ये सच है कि कुतियाओं के भी अपने फायदे होते हैं। पितृत्व परीक्षण के परिणाम आने में अभी कुछ समय लगेगा। जाए और खुद इसका आनंद लीजिए। ग्रैंड होटल केदेसा जियांग चेन के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक होने के नाते यह विदेशी पर्यटकों के लिए ठहरने का एक पवित्र स्थान भी है। यहाँ हर दिन अनगिनत मेहमान आते रहते हैं, लेकिन अब लॉबी में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आज आपके पास जितने भी व्यंजन हैं, उन सब में से मुझे कुछ कुछ हिस्सा दे दीजिए। मेरा मतलब है, सब कुछ। अतिथि और वेटर ये देखकर दंग फैन को चौंका दिया कि वह हॉल में सबसे प्रमुख स्थान पर बैठी है और खाना पीना शुरू कर दिया है। यहाँ हर व्यंजन की कीमत कम से कम 1,000 युआन के आसपास है और एक टेबल की कीमत 10,000 युआन है।
लेकिन मेन फैन ने कीमत को नजरअंदाज कर दिया। पैसा, अब मुझे पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो कमीनी औरत तो मानो एक निरंतर चलने वाली मशीन है जो लगातार अपने लिए पैसे छापती रहती है। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने फोन पर एक नजर डाली। महज थोड़े समय में लियू लिनलिन ने उसे 500 मिलियन कमाने में मदद की, जो खरीदारी पर 50,000 खर्च करने के बराबर था। ये लड़की समय बिताने में वाकई माहिर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड की पूरी सीमा 200,000 है, तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? सेवा करते रहो, अपना हुनर दिखाते रहो। अपने पिछले जीवन में मेन फैन ने केवल दरवाजे पर खड़े होकर दूसरों को तथाकथित आणविक व्यंजन का आनंद लेते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी खुद इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब इसे खाने के बाद मुझे बस यही महसूस हो रहा है। इतना ही, ये सब एक दिखावा है, मात्रा कम है और आपका पेट नहीं भरेगा। सौभाग्यवश लॉबी में मौजूद पुरुष और महिलाएं विनम्र और शालीन थे। वे जानकार होने का दिखावा कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। अरे यार, ये सब तो सरासर दिखावा है। खाने पीने के बाद मुझे थोड़ी नींद आने लगी, इसलिए मैं होटल जाकर एक कमरा ले आया। मेरे लिए सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंशियल स्वीट खोल दीजिए। ठीक है, पहले मेरे लिए 1 महीने के लिए बुकिंग कर दीजिए। एक वाक्य में कहें तो रिसेप्शन पर मौजूद कई सुंदरियां मेन फैन को देखकर दंग रह गईं और पूरा हॉल शोरगुल से भर गया। ये केदेसा में स्थित एक 5 सितारा होटल है। यहाँ के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत एक रात के लिए 100,000 युआन है। यह मूल रूप से सिर्फ एक प्रतीक है और इसके खुलने के बाद से केवल कुछ ही मेहमान वहां ठहरे हैं। लेकिन इस गुमनाम से व्यक्ति ने प्रेसिडेंशियल स्वीट मांगा और उसे 1 महीने के लिए बुक कर लिया। ये बिल्कुल अदृश्य धनी व्यक्ति। लेकिन मेन फैन ने शांत भाव से अपना कार्ड स्वाइप किया और जैसे ही उसने सफल हस्तांतरण की आवाज सुनी, फ्रंट डेस्क पर बैठी सुंदरियों की निगाहें, जो पहले स्तब्ध थी, मेन फैन को देखकर बदल गईं। यहां तक कि मेन फैन का सस्ता सूट भी उनकी नजरों में एक साधारण लेकिन असाधारण हाई फैशन ड्रेस में बदल गया था। ऐसा नहीं है कि कपड़े बहुत सस्ते हैं, लगता है कि आपको सामान की पहचान ही नहीं है। होटलों में काम करने वाली अधिकांश सुंदरियां अपने काम का इस्तेमाल उच्च वर्ग के अभिजात वर्ग से मिलने और धनी परिवारों में शादी करने के लिए करना चाहती हैं। हालांकि मुझे अभी भी मेन फैन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से अभिजात वर्ग में भी सबसे श्रेष्ठ है। पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आइए सबसे पहले श्री मेंग की छाप अपनी भूमि पर अंकित करें। श्रीमान मेंग, कृपया मुझे आपके साथ ऊपर चलने दीजिए। श्रीमान मेंग, मैं आपके साथ चलूंगा। मिस्टर मेंग। कई खूबसूरत लड़कियां फ्रंट डेस्क से बाहर निकली और मेंग फैन को पकड़ लिया। यह पहली बार था जब मेंग फैन सुंदरियों से घिरी हुई थी। समय समय पर लोग उसके पास आते और मेंग फैन की बाहों को प्यार भरी कोमलता का एहसास कराते। वास्तव में प्यारा। गॉडेस ट्रेजर बुक भी लगातार प्रेरित कर रही है। नाम जिया यिमिंग। दिखावट 65 अंक, मेकअप के बाद 80 अंक, मनोरंजन के लिए ठीक है, मालिक द्वारा भंडारण के लिए अनुशंसित नहीं। नाम लुओ कियान कियान। दिखावट 60 अंक, मेकअप के बाद 75 अंक, असफल। नाम जियांग शान। दिखावट 90 अंक। चेतावनी, जियांग शान की सास का मूल स्कोर केवल 50 अंक था। प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये 90 अंक तक पहुंच गया। तकनीक और मेहनत के शौकीन लोगों के लिए यह अनुशंसित नहीं है। लेकिन अगर आप उत्सुक हैं तो सिस्टम ने कुछ नहीं कहा, ऐसा मान लें। मेंग फैन के होंठ लगभग मुस्कुराहट में बदल गए। होटल के फ्रंट डेस्क पर बैठी ये खूबसूरत हसीनाएं कई कुत्तों के सपनों की देवियां हैं, लेकिन इस समय वे सिस्टम के सामने तब तक कपड़े उतारती हैं जब तक कि उनकी पैंटी उतर न जाए। बहुत अच्छा। सिस्टम कंट्रोल के साथ आपको गलती से आंधी तूफान पर कदम रखने का खतरा नहीं रहेगा। ये कुंजी प्रणाली भी बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल है और यदि आप जिज्ञासु बनना चाहते हैं तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत समझदार। लेकिन जल्द ही मेंग फैन ने एक संदिग्ध आंख देखी। वह यहाँ क्यों है? चैप्टर 4। ली शिकी। मेंग फैन की शादी से पहले की ब्लाइंड डेट थी। उस समय उसने दावा किया कि वह एक ग्राफिक मॉडल है जिसकी मासिक आय 100,000 युआन से अधिक है। उसने मेंग फैन से एक घर और एक कार खरीदने और प्रति माह 10 लाख युआन कमाने का प्रस्ताव रखा। जब मैंने सुना कि मेंग फैन के परिवार के पास उसके माता पिता द्वारा छोड़ा गया केवल एक पुराना घर है, तो उसने तुरंत मेंग फैन का तिरस्कार किया। उसने मेंग फैन के माता पिता का भी उपहास किया कि उन्होंने जीवन भर मेहनत नहीं की और मरने के बाद अपने बेटे के लिए केवल ऐसा बेकार सा घर छोड़ गए। मेंग फैन के आखिरी भोजन का बिल 3000 युआन से अधिक था और वह मुझे फोन किए बिना ही चला गया। अब देखो किस तरह का ग्राफिक मॉडल महीने में 100,000 युआन कमाता है। क्या वह सिर्फ एक होटल का रिसेप्शनिस्ट नहीं है? उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। आप यहाँ आओ। होटल के रिसेप्शन पर ली शिकी की खूबसूरत आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।
उन्हें मेन फैन याद आया, जिसका उन्होंने उस समय बेरहमी से उपहास किया था। वह अदृश्य अमीर आदमी कैसे हो सकता है? क्या यह सच है कि हेदोग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल की उम्र होती है? क्या युवाओं को गरीबी में धकेलना उचित है? अचानक उसने मेन फैन को उसका नाम पुकारते हुए सुना। आश्चर्यचकित और प्रसन्न, आपको कोई पहचानता तो नहीं है ना? शायद कुछ सालों बाद वह मुझे याद भी नहीं रखेगा। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और कई सहकर्मियों की ईर्ष्यालु और जलन भरी निगाहों के बीच मेन फैन के पास गया। श्रीमान मेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। केडेसा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट तक जाने के लिए एक अलग लिफ्ट है। कुछ ही देर में प्रेसिडेंशियल स्वीट आ गया। इसे एक शब्द में बयां करना मुश्किल है, विलासिता। केडेसा होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित, इसमें आपकी जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं और साथ ही एक छत पर बना स्विमिंग पूल भी है जो पूरी होटल की इमारत से भी आगे तक फैला हुआ है और शुद्ध कांच से बना है। तैरते समय आप चिकने कांच के तल से पूरे जियांगचेन का नजारा देख सकते हैं। साथ ही मेन फैन को इस प्रेसिडेंशियल स्वीट का नाम भी बहुत पसंद आया। नाम, दुनिया पर राज करो। मेन फैन ने पीछे मुड़कर ली शिकी की ओर देखा। नाम, ली शिकी। रूप, 85 अंक, पूरी तरह से प्राकृतिक। प्रकार, गोल मटोल सुंदरी। अक्षर, 7 अंक। मानव संसाधन विभाग का व्यापक मूल्यांकन, अभी तक मानव संसाधन का कोई अनुभव नहीं। नोट, सोने की पूजा करने वाली लड़की, जो मालिक की पूर्व ब्लाइंड डेट थी, केवल एक धनी परिवार में शादी करना चाहती थी। ये वाकई बहुत दुर्लभ है कि इतने वर्षों बाद भी ली शिकी के उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त है। और दूसरों के विपरीत, ली शिकी ने शुरू से अंत तक कभी भी कोई उल्लंघनकारी या मोहक हरकत नहीं की, सब कुछ गरिमापूर्ण और स्वाभाविक था। जाहिर है, उसकी रणनीति बहुत स्पष्ट है। सीधे तौर पर लुभाने की कोशिश करने से उसकी अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि वह उचित दूरी बनाए रखे। अगर दूरी को सूक्ष्मता से नियंत्रित किया जाए, तो मेन फैन को पहल करके उससे संपर्क करने का प्रलोभन दिया जा सकता है। उच्च स्तरीय खिलाड़ी, मैं जो खेलता हूं वो हाई एंड चीजें हैं। मेन फैन ने सिगरेट कैबिनेट से एक सिगार निकाला और ली शिकी तुरंत उसे जलाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। श्रीमान मेंग, आपको संतुष्ट करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह मेरा ऑफिस नंबर और संपर्क जानकारी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे सीधे रिसेप्शन पर कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी सेवा से जरूर संतुष्टि मिलेगी। ली शिकी ने झुककर मुस्कुराते हुए अपना बिजनेस कार्ड सौंप दिया। मेन फैन अचानक आगे बढ़ा और ली शिकी की पतली कमर को गले लगा लिया, उसके कान के पास धीरे से सांस लेते हुए। ओह, ये कितना संतोषजनक हो सकता है। आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट वाकई अच्छा है, लेकिन मैं अभी बाद में मिलने वाली सहायक सेवाओं पर टिप्पणी नहीं कर सकता। दाहिना हाथ साहपूर्वक नीचे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे पूरे दर्शकों तक फैल गया। आप चिंता न करें, आप बस हमें बता दें कि आपको किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। ठीक है। ली शिकी खुद को कुछ बार गुनगुनाने से रोक नहीं पाई। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, जिससे उसकी स्वाभाविक शर्म झलक रही थी, लेकिन उसने मेन फैन को दूर नहीं धकेला। यह आ रहा है, आखिरकार यह आ रहा है। उसने ये सब खुद ही किया। आपको संयम बरतना होगा और किसी दूसरे की बाहों में खुद को नहीं झोंकना होगा। संयम बरतना ही जीत है। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन फिर भी उसने गरिमापूर्ण रवैया बनाए रखा और न तो इनकार किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। हाँ, क्या तुम सच में इसे बर्दाश्त कर सकते हो? देखते हैं तुम इसे कब तक सहन कर सकते हो। यह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। ली शिकी को अपने शरीर के भीतर आग की लपटें महसूस हो रही थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसके गाल लाल हो गए। ये स्पष्ट था कि वह अब इसे और सहन नहीं कर सकती थी। उसकी चमकती आंखों में एक ऐसी इच्छा झलक रही थी जिसे अब दबाया नहीं जा सकता था। मेन फैन का गर्व बढ़ता ही गया। उनके किरदार को एक तरफ रख दे तो ये ली शिकी वाकई बहुत अच्छा है। मेन फैन को अपने कानों में इंजन की गर्जना सुनाई दे रही थी। ली शिकी एक बेलगाम रोमांच के लिए तरस रही है। जैसे ही आप बस में चढ़ेंगे, आप तुरंत इस रोमांचक और आनंददायक यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। हे, मुझे याद आया कि ली शिकी ने उस समय खुद को कितना डांटा था। उसने कहा था कि उसके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाना उसकी तरफ से एक उपहार था। अगर उसने उस समय उसे छूने की हिम्मत की होती तो वह तुरंत मुसीबत में फंस जाता। लेकिन अब वह बिना किसी संकोच के उसके साथ संबंध बना सकता है। मुझे तो बस यही लगा कि वह अमीर है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो चाहे कर सकते हैं। मेन फैन के दिल में असीम संतोष की भावना उमड़ पड़ी। दिखावा करो, मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगा। 10 मिनट से अधिक समय तक बेईमानी से खेलने के बाद ली शिकी अचानक तब पीछे हट गई जब वह इसे और सहन नहीं कर सकी। मेन फैन के सहारे के बिना ली शिकी लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही गई। ली शिकी, तुम कब तक नाटक करना चाहती हो? ली शिकी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो।
पता चला कि उन्हें बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। असहनीय शर्म और निराशा ने शरीर और मन को घेर मिंग जब उसने मेन फैन का इस तरह मजाक उड़ाया, और यहाँ तक कि उसके मृत माता पिता का भी, तो वह उसे कैसे स्वीकार कर सकता था? क्या आप सचमुच मेन फैन हैं? मुझे माफ करना, शुरुआत में गलती मेरी ही थी। मैंने अपना रवैया बदल लिया है। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी, उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वह इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। मेन फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ अचानक उसका सुंदर चेहरा चुटकी भरते हुए कहा, तो क्या तुम मेरी सजा स्वीकार करने को तैयार हो? ली शिकी तुरंत समझ गई कि मेन फैन का क्या मतलब है, और उसके चेहरे पर दिख रही उदासी खुशी में बदल गई। उसने अपने पैर पटके और खुद को मेन फैन की बाहों में फेंक दिया। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मेरे दुश्मन, तुम बहुत बुरे हो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे कड़ी सजा दो। हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, एक कुतिया तो कुतिया ही होती है, चाहे वो कितना भी दिखावा करे, वो अपनी रग रग में कुतिया ही होती है। हाँ, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मेन फैन जोर से हंसा और उन्हें अपने हाथों से अलग कर दिया ताकि वे खुलकर एक दूसरे से मिल सके। ली शिकी की मांसल आंखों से अदम्य चमक फूट पड़ी। अभी अभी उसने मेन फैन के शरीर से निकलने वाली शक्ति को महसूस किया। उस तरह की तीव्र आक्रामकता को कपड़ों के आर पार से भी महसूस किया जा सकता है। दिल कांप रहा है, उसके शरीर में भी आग धधक रही है। वह आकर्षक है, उसका शरीर सुगठित है और वह एक शीर्ष धनी व्यक्ति है। अगर मुझे ऐसा कोई आदमी पसंद करता है तो ये कितना अच्छा होगा। मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। अब श्रीमान मेंग, कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। ली शिकी ने धीरे से झुककर अभिवादन किया। ठीक है, बुरा नहीं है। मेन फैन सोफे पर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार अभूतपूर्व विलासिता का आनंद ले रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत ताजगी भरा, बहुत उपयुक्त। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसे इस क्षेत्र में पहले कभी कोई अनुभव नहीं था और उसकी हरकतें अपरिचित थीं, फिर भी वह बेहद अच्छे व्यवहार वाली और आज्ञाकारी थी। विशेषकर जब मेन फैन ने अपना सिर झुकाया और उसका छोटा सा चेहरा देखा, तो उसकी मनमोहक लेकिन क्षमाशील आंखों ने मेन फैन की खुशी को दोगुना कर दिया। वह उससे लगातार माफी मांगती रही और क्षमा की भीख मांगती रही। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लियू लिनलिन से तो कहीं बेहतर है वो कमीनी। लेकिन ठीक उसी समय मेन फैन के मोबाइल फोन की घंटी अचानक बज उठी। ये अस्पताल द्वारा भेजे गए पितृत्व परीक्षण के परिणाम थे। ये कमीना वाकई उसका नहीं है। ये लिखित रूप में था और इस पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के निदेशक के हस्तलिखित हस्ताक्षर थे। लियू लिनलिन निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। लेकिन मेन फैन द्वारा नंबर डायल करने से पहले लियू लिनलिन ने पहले कॉल किया। मेन फैन, कमीने, आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरे माता पिता को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी इसी वक्त अस्पताल आओ, घुटने टेककर मेरे माता पिता से माफी मांगो और अपने हाथ में मौजूद 3 मिलियन रुपए मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दो, वरना आज जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या तुम बहरे हो? बोलो, मैं तुम्हें बोलने देता हूं। पागल कुत्ते की तरह उन्मादी। लेकिन मेन फैन ने फोन को एक तरफ फेंक दिया था। अतीत में लियू लिनलिन मेन फैन की हर चीज को अपनी निजी संपत्ति मानती थी। अगर उसे पता चले कि मेन फैन अब क्या कर रही है, तो क्या वह इतनी क्रोधित हो जाएगी कि पागल हो जाएगी। बदले की खुशी पल भर में उसके शरीर में भर गई। ली शिकी ने भी फोन पर यह खबर सुनी। मेन फैन ने शादी कर ली, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं थीं। तब उसे मौका मिला, खुद को और भी अधिक साबित करना होगा। लियू लिनलिन की डांट फटकार उसके कानों में गूंज रही थी और ली शिकी उसके सामने सेवा कर रही थी। ऐसे में मेन फैन गुप्त समारोह में सिंहासन पर आसीन हुआ। ली शिकी का सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया, लेकिन मेन फैन ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे हिलने नहीं दिया। उसी समय मेन फैन ने वह फोन उठा लिया जिसे उसने अभी अभी फेंक दिया था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अपना पहचान पत्र लेकर नागरिक मामलों के ब्यूरो में आए। तलाक, अभी। चैप्टर 5। 10 मिनट पहले अस्पताल के वार्ड में। जैसे ही लियू लिनलिन ने अपनी प्रसव पूर्व जांच पूरी की, उसे वांग फोन का फोन आया और वह तुरंत अस्पताल विभाग की ओर दौड़ी। लिनलिन, तुम्हें हमारी भड़ास निकालने में हमारी मदद करनी होगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वांग फोंग और लियू देजू पूरी तरह पट्टियों से ढके हुए थे। उनकी नाकें टूटी हुई थीं और उनके कई सामने के दांत टूट गए थे। उनकी दयनीय हालत देखकर दिल कांप रहा था। लियू लिनलिन गुस्से से भड़क उठी। ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें इस तरह पीटने की? क्या मेन फैन वही नहीं है जो सब कुछ खा जाता है? वांग फोंग ने गुस्से में गाली दी और लियू लिनलिन को सारी घटना बताई। उन्होंने ली यानडोंग के खिलाफ द्वेष रखने की हिम्मत नहीं की और उनकी सारी शिकायतें मेन फैन की ओर निर्देशित थीं। यह मूर्ख कमीना, एक कुतिया जो अपने माता पिता के हाथों मर जाने का हकदार है, हम पर हमला करते समय इतना निर्दयी था। उसने हमारे साथ बिल्कुल भी इंसानियत का व्यवहार नहीं किया।
हमारा घर जाहिर तौर पर 3 मिलियन से अधिक में बिक सकता था, लेकिन उसने वास्तव में इसे 3 मिलियन से कम में बेच दिया, जिससे उसे सीधे तौर पर लाखों का नुकसान हुआ। असल में ये सब हमारे पुराने लियू परिवार का पैसा है। वैसे डॉक्टर ने यह भी कहा है कि हमें जो चोट लगी है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस कमीने को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। वांग फोंग ने इतनी जोर से गाली दी कि लियू देजू लड़खड़ाकर गिर पड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुड़कर उसने भी गाली दी। लियू लिनलिन हैरान और गुस्से में थी। उसे अपने माता पिता की पिटाई या सिर में चोट लगने के बाद होने वाले दुष्परिणामों की कोई परवाह नहीं है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेंग फैन ने मेरा घर सस्ते में बेच दिया। उसे ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? यही है ना। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने अचानक गलत दवा क्यों ले ली। जब वह पहली बार आवास प्राधिकरण में आया तो वह मुस्कुरा रहा था और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर वह मुड़ा और उसने हमें पीट दिया। लियू देजू सिगरेट पीने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उसके सामने के दांत खाली है। वह वहीं पर बुरी तरह कांप रहा था। हे घुड़सवार मेंग फैन, तुम सचमुच मरने के लायक हो। वांग फोंग ने उत्सुक चेहरे से लियू लिनलिन को पकड़ लिया और कहा, अब जब घर बिक चुका है तो एकमात्र उपाय तुम ही हो। उसे जल्दी से फोन करो और पूरे 3 मिलियन प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढो। क्या वो अब भी पिता नहीं बनना चाहता? बस उससे पंगा लो। अगर तुमने 30 लाख रुपए नहीं दिए तो हम उसे तलाक दे देंगे और बच्चा नहीं लेंगे। शुरू में तो उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वे दोनों बूढ़े लोग नाटक नहीं करते। सीधे धमकी दो। क्या आप बच्चे चाहते हैं तो ईमानदारी से पैसे दे दीजिए, अन्यथा मेरी बेटी से इस बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए मत कहो। यह मेंग फैन की जीवन रेखा है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो मेंग फैन समझौता नहीं करेगा। लियू लिनलिन ने भी यही सोचा और तुरंत फोन किया। वांग फोंग ने भी जानबूझकर स्पीकर को दबाया। मैं जनता के सामने इस कमीने को जमकर सबक सिखाऊंगा। हमें मिलकर काम करना होगा और उसे पछताने का जरा सा भी मौका नहीं देना होगा। लियू देजू ने भी सिर हिलाया। उन तीनों ने घर को पूरी तरह से अपनी निजी संपत्ति मान लिया था। ये पूरी तरह से भूल गए थे कि यह मेंग फैन के माता पिता की विरासत थी और उनसे इसका कोई लेना देना नहीं था। मैंने गुस्से में फोन किया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से केवल आखिरी 2 शब्द ही सुनाई दिए, जिन्हें मेंग फैन ने बुदबुदाते हुए कहा था, तलाक। वे तीनों स्तब्ध रह गए। ये तो बर्तन के निचले हिस्से पर सीधा प्रहार है। धिक्कार है। यह मेंग फैन तो असल में घर में भौंकने वाला कुत्ता था और वह लियू लिनलिन की बात और भी ज्यादा मानता था। क्या आज रेबीज का कोई हमला हुआ था? लियू लिनलिन हैरान और गुस्से में थी। वह अक्सर तलाक के बारे में बात करती है, लेकिन हर बार मेंग फैन तुरंत दुम दबाकर हार मान लेता था। इस कुत्ते की आज विद्रोह करने की हिम्मत कैसे हुई? मेंग फैन को तलाक क्यों लेना चाहिए? क्या वह इसके लायक है? बिना किसी डर के लियू लिनलिन को केवल यही महसूस हुआ कि उसे बहुत अपमानित किया गया है। मेंग फैन, मुझे लगता है तुम मरना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? यह मत भूलो कि तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे गर्भ में है और तुम मुझसे इस रवैये से बात कर रहे हो। मैं तुमसे कहती हूँ मेंग उपनाम वाले, मुझे तुम्हारे लिए इस बच्चे को जन्म देने की जरूरत नहीं है। तुम भी मुझे नहीं चाहते। लियू लिनलिन के बोलने के बाद वांग फोंग और लियू देजू के दोनों कुत्ते तुरंत उनके पीछे आए और भौंकने लगे। मेरी बेटी सही कह रही है, हमें तुम्हें बेटा देने की जरूरत नहीं है। मेंग फैन, क्या बकवास है? मेरी बेटी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, तुम दूसरों से ज्यादा क्यों चाहोगे? मैं आपसे सिर्फ 3 मिलियन मांग रहा हूं क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 मिलियन ही है। वरना आपके 3 मिलियन हमारे चिकित्सा खर्चों और मानसिक क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। बस संतुष्ट रहिए। लेकिन उनके बोलने से पहले ही उन्होंने मेंग फैन को ठंडी हंसी हंसते हुए सुना। लियू लिनलिन, कृपया मेरी बात सुनो। अरे कुतिया, चाहे तुम्हें घुड़सवारी पसंद हो या ना हो, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा किसका है। पल भर में वांग फोंग और लियू देजू, जो अभी अभी गाली गलौज कर रहे थे, चुप हो गए। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी के पेट में क्या है? क्या ये जंगली है घास? लियू लिनलिन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। असल में उसने 3 बनाम 1 की स्थिति में गति हासिल करने के लिए लाउडस्पीकर चालू किया था, लेकिन जैसे ही मेंग फैन ने अपना मुंह खोला, वह पहले ही भड़क उठा। लुओ तियान्यू मेंग फैन की कंपनी के बॉस हैं। मेंग फैन के साथ काम पर जाने का मौका पाकर लियू लिनलिन ने बाथरूम में उनसे संयोगवश मिलने का नाटक किया और आखिरकार उनके साथ संबंध बना लिया। लियू लिनलिन ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। किसे पता था कि वह अचानक गर्भवती हो जाएगी? लेकिन लियू लिनलिन ने लुओ तियान्यू को बताया कि यह मेंग फैन का बच्चा है और वह चुपके से बच्चे को जन्म देना चाहती है और लुओ तियान्यू से उसे महल में जबरदस्ती लाने के लिए कहना चाहती है। आखिरकार लुओ तियान्यू की पत्नी अभी गर्भवती नहीं है।
ये योजना तो शानदार है, लेकिन मेन फैन को इतनी सारी बातें कैसे पता है? रुको, अभी कुछ मत बोलो। लियू लिनलिन ने झटपट स्पीकर बंद किया और वार्ड में स्थित बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा कैसे नहीं हो सकता? ये तुम्हारा बच्चा है। तुम अपने ही बच्चे को क्यों नहीं पहचानते? तुम्हें तो लाभ हानि का ही जुनून सवार है। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, जाहिर तौर पर वो गुस्से के सहारे अपने अपराधबोध को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मेन फैन इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस कमीने का बाप लुओ तियान्यू है। लियू लिनलिन तुरंत पीले पड़े चेहरे के साथ शौचालय पर गिर पड़ी। तुरंत तलाक लेने के लिए नागरिक मामलों के ब्यूरो में आओ, अन्यथा मैं वादा करता हूं कि कल सुबह कंपनी में और पूरे समुदाय में हर कोई तुम दोनों व्यभिचारियों के गौरवशाली इतिहास को जान जाएगा। नहीं, किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लियू लिनलिन घबराकर बाथरूम से बाहर निकली और बाहर जाते ही बुरी तरह गिर पड़ी। वांग फोंग ने जल्दी से उसे उठने में मदद की और उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया। बेहद चिंतित, बेटी, तुम्हें उससे तलाक नहीं लेना चाहिए। वह महीने में 10,000 युआन से अधिक कमाता है। तुम्हारा भाई अब अपनी खर्चीली छवि साबित करने के लिए एक गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग कर रहा है। अगर तुम तलाक ले लोगी तो हमारे परिवार के पास कुछ नहीं बचेगा। तुम उससे तलाक नहीं ले सकती, चाहे तुम्हारी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, तुम उससे तलाक नहीं ले सकती। दरअसल उन दोनों का लियू लिनलिन को तलाक देने का कोई इरादा नहीं था। मेन फैन अपनी पूरी मासिक तनख्वाह दान कर देता था। काम खत्म होने के बाद भी वह पूर्णकालिक दाई का काम करता था। उनके परिवार को आराम से जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था। अगर उनका सचमुच तलाक हो जाता है तो उन्हें ऐसा भोला और मूर्ख दुश्मन कहां से मिलेगा? उन्हें अकेले काम करने के लिए कहने से बेहतर होगा कि उन्हें मार दिया जाए। मुझे पता है, मैं उससे बात करूंगा। लियू लिनलिन जल्दी में वहां से चली गई और उन दोनों बूढ़े जानवरों को एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। ... लियू लिनलिन नागरिक मामलों के ब्यूरो जाते समय घबराकर जवाबी उपायों के बारे में सोच रही थी, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। वह इतनी मूर्ख थी कि लगभग मेन फैन के धोखे में आ ही गई थी। अगर उसे पता भी होता तो क्या होता? इस बेवकूफ के पास तो कोई सबूत ही नहीं था। बच्चा अभी भी उसके गर्भ में था, क्या वह पितृत्व परीक्षण करवा सकता था? इसके अलावा कानून में यह प्रावधान है कि पत्नी की गर्भावस्था के दौरान पुरुष को तलाक के लिए अर्जी देने की अनुमति नहीं है। जब तक वह इस बात पर अड़ी रहेगी कि बच्चे का पिता मेन फैन है, तब तक कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। आप किस बात से भयभीत है? यह सोचकर लियू लिनलिन को भी आत्मविश्वास महसूस हुआ। मेन फैन, तुम मेरा इंतजार करो। अगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसी समय मेन फैन, जो अभी अभी होटल से बाहर निकली थी, ने भी एक और कॉल किया। मैं हूं श्याओ वांग, तुम्हारा भाई मेंग। मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। चैप्टर 6। मेन फैन समय से पहले ही नागरिक मामलों के ब्यूरो पहुंच गया था और ली शिकी की आंखों में उसके जाने पर जो नाराजगी का भाव था, वह अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। कोई आश्चर्य नहीं, वह शुरू में उसके मजाक उड़ाने की वजह से बहुत चिंतित था, लेकिन लियू लिनलिन ने उसे फोन किया। वह खुश था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह एक युवा पत्नी थी जिसका फायदा उठाया गया। अगर समय इसकी इजाजत नहीं देता तो मेन फैन सचमुच उसे मौके पर ही पूरी तरह से दिलासा देना चाहती थी। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि सिस्टम से उन्हें देवी बंधन का संकेत नहीं मिला। जाहिर है, सिस्टम इस तरह के गहन संचार को पहचान नहीं पाया। दूर से उसने नागरिक मामलों के ब्यूरो के सामने एक हवाल H6 खड़ी देखी और लियू लिनलिन कार से बाहर निकली। उसने शुरुआत में कार के लिए पैसे दे दिए थे, लेकिन कार घर लाने के बाद भी मेन फैन हर दिन बस से काम पर जाता था। कार में हमेशा लियू लिनलिन और उसका साला लियू जियांग ही सफर करते थे। मेन फैन ने स्टीयरिंग व्हील को छुआ तक नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। जब दोनों खेल खेल में थककर वापस आए तो उन्हें पार्किंग की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस बार मैं अपना सब कुछ वापस पा लूंगा। लियू लिनलिन के पास वाकई अच्छी संपत्ति है। 26 साल की, 168 सेंटीमीटर लंबी, गोरी त्वचा और आकर्षक कद काठी वाली इस महिला ने कार से उतरते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हर किसी की नजर में सुंदरता होती है। पहले मेन फैन लियू लिनलिन से मोहित था, लेकिन अब बिना किसी पूर्वाग्रह के लियू लिनलिन बस वैसी ही है जैसी वह है। ली शिकी जितनी अच्छी नहीं, जिसने इसका भरपूर आनंद लिया। इतना ही नहीं, इस कुतिया ने अपने ही हाथों से अपनी आंखों में चाकू मार लिया। यह सोचकर मेन फैन का सीना गुस्से से उबल रहा था, लेकिन लियू लिनलिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और उसने फिर भी घमंड से प्रसव पूर्व जांच फॉर्म को कर्मचारियों के सामने पटक दिया।
मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूँ और गर्भावस्था के दौरान कानून तलाक की अनुमति नहीं देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंग फैन को ये रहस्य कैसे पता चला। जब तक वह इस बात पर अड़ा रहेगा कि बच्चे का पिता मेंग फैन है, तब तक इस शादी को तलाक नहीं दिया जा सकता। कर्मचारी स्तब्ध रह गया। महोदय, कानून पत्नी की गर्भावस्था के दौरान तलाक की अनुमति नहीं देता है। लियू लिनलिन ने गर्व का चेहरा दिखाया, लेकिन अगले ही पल उसने पहले धोखा दिया और बच्चा मेरा नहीं है। पफ! इस बदलाव से कर्मचारियों को लगभग घुटन सी महसूस हुई। लियू लिनलिन का चेहरा पीला पड़ गया और फिर तुरंत लाल हो गया। इस आदमी ने सच में ऐसा कहने की हिम्मत की। ये कैसी बकवास कर रहे हो? ये बच्चा साफ तौर पर तुम्हारा ही है। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते? सब लोग आकर देख लो। जब इस आदमी को पता चला कि मैं अचानक गर्भवती हो गई हूं, तो वह मुझसे तलाक लेना चाहता है। ये साफ है कि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैंने इससे घटिया और नीच आदमी कभी नहीं देखा। लियू लिनलिन का व्यक्तित्व पूरी तरह से उग्र हो चुका है। महज कुछ शब्दों में ही उसने पारिवारिक संघर्ष को पुरुष महिला टकराव के एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। कई दंपत्ति तलाक और वैवाहिक मामलों के लिए नागरिक मामलों के ब्यूरो जाते हैं। विशेषकर तलाकशुदा महिलाएं पहले से ही काफी नाराज होती हैं। जब वे मेंग फैन को देखती हैं तो उनकी आंखों में तुरंत ही तीव्र घृणा झलकने लगती है। इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे शादी करती है और बच्चा पैदा करने में तुम्हारी मदद करने को तैयार है। क्या तुम प्यार के लायक नहीं हो? तुम अपने बच्चे का पालन पोषण भी नहीं करना चाहते। यह आदमी तो हद से ज्यादा नीच है। जब तुम ऐसा करती हो तो शायद तुम इसे सहना नहीं चाहती थी, और अब तुम इसे मानने से इनकार कर रही हो। लगता है मर्द अच्छे लोग नहीं होते। लियू लिनलिन का अहंकार बढ़ता ही गया। पहले तो उसने नखरे दिखाए, फिर दया का नाटक करते हुए मेंग फैन का हाथ खींच लिया। पतिदेव, चलो झगड़ा बंद करते हैं और वापस चलते हैं। अगर आप सचमुच उसे पालना नहीं चाहते तो प्रसव के बाद मैं काम पर जाकर उसे पाल सकती हूँ, ठीक है? ये हमारा बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि यह बच्चा बिना पिता के पैदा हो। वह खूब रोई। यहाँ तक कि ऑस्कर विजेता अभिनेत्री को भी यह मानना पड़ेगा कि उसके अभिनय कौशल उससे कहीं कमतर थे। उसके आसपास मौजूद तलाकशुदा महिलाएं भी जल्दी ही उसमें शामिल हो गईं। अपने पतियों से तलाक के बाद वे आक्रोश से भरी हुई थीं, और अब उन सभी को लगता था कि उन्हें महिला मुक्केबाजी की सुपरहीरो बनना चाहिए जो अपनी बहनों के अधिकारों की रक्षा करे। आप किसी नीच व्यक्ति को अपनी बहनों को धमकाते हुए कैसे देख सकते हैं? देखो, तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारे प्रति इतनी विचारशील और अच्छी है, फिर तुम्हें किस बात से असंतोष है? वह तो बिल्कुल ही घटिया इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के लिए अर्जी देने की? उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया? सच कहूं तो ये कमीना तुम्हारे लायक नहीं है। उससे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, हमें तलाक से डर नहीं लगता। बहुत सारे जवान, सुंदर, अमीर और दूसरी पीढ़ी के लड़के हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि कर्मचारियों ने भी ठंडे चेहरे से मेंग फैन के तलाक के आवेदन को वापस कर दिया। सर, आपको वापस जाकर इस बारे में सोचना चाहिए। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। मेंग फैन खुश थी। मुझे लगा था कि लियू लिनलिन को जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह मरी हुई मछली इतनी हिंसक रूप से संघर्ष करेगी। मुझे सच में लगा कि मैं तैयारी करके नहीं आया था। उसने पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट निकाली और मेज पर पटकते हुए कहा, पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट यहाँ है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस नाजायज बच्चे के बाप को अभी फोन करूं? यह मत कहना कि मैंने तुम्हें आपस में मिलीभगत करने का मौका नहीं दिया। आरोपों का सिलसिला अचानक रुक गया। पितृत्व परीक्षण होता है, क्या इससे परिणाम पहले से ही तय नहीं हो जाता? पोंछो पोंछो पोंछो, इस कुतिया ने सबको धोखा दिया है। जिन तलाकशुदा महिलाओं ने उसका समर्थन किया था, वे अपमानित होकर भाग गईं। धिक्कार है, ये थप्पड़ तो बवंडर की तरह है। असंभव, बच्चा अभी भी मेरे गर्भ में है। मैं पितृत्व परीक्षण कैसे करवा सकती हूँ? ये परीक्षण फर्जी है। लियू लिनलिन घबरा गई और उसने तुरंत इससे इनकार कर दिया। लेकिन काले और सफेद शब्द और लाल मुहरे स्पष्ट हैं, जिनमें अस्पताल की मुहर और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के निदेशक के हस्ताक्षर शामिल हैं। पुख्ता सबूत। लियू लिनलिन अचंभित होकर पीछे हट गई, मानो आसमान गिर गया हो। अगले ही पल वह तुरंत मेंग फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिय, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। वह मुझे धमकी दे रहा था। अगर मैं सहमत नहीं होती तो वह तुम्हारी नौकरी छीन लेता। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा अगर मैं आपके पीछे कड़ी मेहनत नहीं कर रहा होता, तो क्या आपको इतनी जल्दी शाखा के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता? मैं ये बलिदान अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। आपको मुझे समझना होगा। वह रोई और शिकायत करने लगी। वहां मौजूद लोगों को लगा कि उनके तीनों दृश्य धुंधले हो गए हैं।
वो स्पष्ट रूप से धोखा दे रही थी और किसी और के नाजायज बच्चे से गर्भवती थी, लेकिन जब उसने यह बात कही तो यह बात परिवार के लिए अपमान का कारण बन गई। आपने ये क्यों नहीं कहा कि व्यभिचारी एक परग्रही थी जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी और उसने दुनिया के मनुष्यों को बचाने के लिए धोखा दिया। मेंग फैन को पहले लगा था कि लियू लिनलिन काफी बेशर्म है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस कुतिया की बेशर्मी को कम आंक रहा है। लुओ तियान्यू ने उसे पदोन्नति तो दी, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं की। उसने उसे शाखा में स्थानांतरित कर दिया ताकि वह अपने लिए अधिक अवसर पैदा कर सके। मेरी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, लेकिन मेरी पत्नी के साथ दूसरों द्वारा यौन संबंध बनाने की आवृत्ति में बहुत वृद्धि हो गई। मुझे लगता है कि उन्होंने आपका प्रमोशन किया और आपकी सैलरी बढ़ा दी। वेतन वृद्धि अरबों डॉलर की है। स्नैप। मेंग फैन ने लियू लिनलिन को एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके गाल साफ तौर पर लाल और सूजे हुए दिख रहे थे। उसने बहुत पहले तैयार किया गया तलाक का समझौता निकाला और वह लियू लिनलिन के लहजे में लिखा हुआ था। गर्भावस्था के दौरान पुरुष तलाक के लिए अर्जी नहीं दे सकता, लेकिन महिला की अर्जी सफलतापूर्वक स्वीकृत हो सकती है। इस शादी को आज ही खत्म करना होगा। उपरोक्त शर्तों को देखकर लियू लिनलिन पूरी तरह से घबरा गई। नहीं, मैं खाली हाथ घर से नहीं निकल सकती। मेंग फैन, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे एक और मौका दो पतिदेव। माफी मांगने के लिए घुटने टेकना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए सिर झुकाना। लेकिन बदले में मेंग फैन ने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। संकेत, लियू लिनलिन को समझौता करना पड़ा। तलाक समझौते पर सुचारू रूप से हस्ताक्षर हो गए। मेंग फैन सभी बैंक कार्ड ले गया, जिसमें हावल H6 भी शामिल थी। नागरिक मामलों के ब्यूरो से बाहर निकली लियू लिनलिन ने मेंग फैन को कार में बैठते देखा और मन ही मन उसे कोसने लगी। अरे कमीने, आखिर हम भी तो पति पत्नी हैं, तुम्हें हर बात में इतना कठोर रवैया अपनाने की क्या जरूरत है। हताश, तुमने मुझे याद दिला दिया। मेंग फैन, जो अभी अभी कार में बैठी थी, पलटी और कार से बाहर निकली, लियू लिनलिन का मोबाइल फोन छीन लिया और उसे सीढ़ियों पर पटक कर तोड़ दिया। जैकेट, धूप का चश्मा, छोटी स्कर्ट, सैंडल, लियू लिनलिन से वह सब कुछ छीन लिया गया जो वह छीन सकती थी। उसने इन्हें अपने पैसों से खरीदा था, इसलिए जाहिर सी बात है कि वह इन्हें इस कमीनी के लिए नहीं छोड़ेगी, और उसने उन सभी को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके शरीर पर केवल सस्पेंडर लाइनिंग और लेगिंग ही बची थी। अगर उसे रिपोर्ट किए जाने का डर न होता तो मेंग फैन लियू लिनलिन से सब कुछ छीन लेना चाहता। कुतिया, अपने व्यभिचारी के साथ जाकर गंदगी खा। मेंग फैन ने उसे बीच वाली उंगली दिखाई। उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी चलाकर निकल गया। लियू लिनलिन शर्म और गुस्से में सबके सामने अकेली रह गई। मेंग फैन, तू कमीना है, तू दुनिया का सबसे बड़ा कमीना है, मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ। लियू लिनलिन इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन अब जब वह लगभग नग्न थी तो वह कल की गपशप की खबर का शीर्षक बनने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह घबराहट में नागरिक मामलों के ब्यूरो के कार्यालय में भाग गई ताकि कोई उसे देख न ले। फोन भी टूट गया था, इसलिए उसे मजबूरी में कर्मचारियों से मदद मांगनी पड़ी। अंकल, क्या आप मुझे अपना फोन उधार दे सकते हैं? अपने चेहरे पर मासूम और उदास मुस्कान लिए सुरक्षा गार्ड को अगर उसने पूरी प्रक्रिया न देखी होती तो वह उसके झांसे में आ जाता, लेकिन पेशेवर नैतिकता का पालन करते हुए उन्होंने अनिच्छा से ही अपना फोन उधार दिया। लियू लिनलिन ने धन्यवाद कहे बिना ही फोन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में घोर क्रूरता झलक रही थी। लुओ तियान्यू एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमुख हैं और उनके संपर्क और प्रभाव की तुलना मेंग फैन से नहीं की जा सकती, जो एक मामूली व्यक्ति है। किसी को मारना आसान नहीं होता। मेंग फैन, तुम कमीने कुत्ते, तुम पहले निर्दयी हो, इसलिए अन्याय करने के लिए मुझे दोष मत दो। चैप्टर 7। दफ्तर में तोंद से लथपथ लुओ तियान्यू सचिव की रिपोर्ट सुन रहा था। क्या ये बच्चा मेरा ही है? जब लुओ तियान्यू ने ये खबर सुनी तो वह लगभग मुंह से खून थूकते हुए सोफे से सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बॉस, आपको क्या हुआ है? सचिव ने सहज रूप से उसकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन लुओ तियान्यू ने उसे थप्पड़ मारकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। जाओ जाओ जाओ, यहां से निकल जाओ। सचिव जल्दी से कार्यालय से निकल गया। लुओ तियान्यू का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। हाल ही में उनकी कंपनी कई वर्षों से घाटे में चल रही है और दिवालिया होने की कगार पर है। अब जो लिस्टिंग की तैयारी की जा रही है वह कंपनी को बचाने का आखिरी उपाय है। अगर इस समय कोई घोटाला सामने आता है तो वह और कंपनी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा उनकी पत्नी शेन यानरान के माता पिता फेंगुआ समुदाय में रहते थे और शेन यानरान आज संयोगवश अपने माता पिता से मिलने वापस गई थी। अगर मेंग फैन ने उसके और लियू लिनलिन के बीच के अफेयर का खुलासा कर दिया तो उसके परिवार को भविष्य में कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे हमेशा लगता था कि यह मेंग फैन का बच्चा है, लेकिन आज उसने पितृत्व परीक्षण कराया और मुझे पता चला कि यह तुम्हारा बच्चा है।
मुझे पता है कि इस मामले का आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैंने आपको जल्द से जल्द फोन किया। मैंने इसे जानबूझकर नहीं छिपाया था। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो क्या मैं तब भी इसे आपसे छिपाता। लियू लिनलिन एक बार फिर ऑस्कर विजेता अभिनेत्री के रूप में भावुक हो गई और इतना रोई कि उन्होंने सारा दोष मिंग फैन पर डाल दिया। ऐसा नहीं था कि वह इसे जानबूझकर छिपा रही थी, उसे लगा कि यह मिंग फैन का बच्चा है। संक्षेप में कहें तो मुझ में कोई गलती नहीं है, ये सब मिंग फैन की गलती है। उन्हें इस बारे में पता नहीं होना चाहिए और उन्हें शांति से पीड़ित पिता बने रहना चाहिए। ये सबके लिए अच्छा है। नागरिक मामलों के ब्यूरो कार्यालय के कई कर्मचारी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। इस महिला ने सचमुच उनके सामने उनसे झूठ बोला और उसका चेहरा जरा भी लाल नहीं हुआ। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो ये कल्पना करना मुश्किल होता कि किस तरह की महिला इतनी बेशर्म हो सकती है। विशेषकर वह सुरक्षा गार्ड जिसने लियू लिनलिन को अपना मोबाइल फोन उधार दिया था, उसे ऐसे घृणित व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन उधार देने पर पछतावा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फोन गंदा है। लेकिन लियू लिनलिन ने अपने आसपास की निगाहों को अनसुना कर दिया और मिंग फैन के बारे में बुरा भला कहना जारी रखा। भगवान भला करे, क्या आपको लगता है कि इस व्यक्ति को ये रहस्य लंबे समय से पता था और फिर आपके प्रतिस्पर्धियों द्वारा रिश्वत दी गई थी और उसने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक कि कंपनी सार्वजनिक होने वाली नहीं थी ताकि वह इसे आपके सामने उजागर कर सके। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और आपको उसे सफल नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा मैं खुद को इसके लिए दोषी मानूंगा। लियू तियान्यू का चेहरा और भी उदास होता चला गया। मुझे मत बताओ, लियू लिनलिन का संदेह वास्तव में संभव है। अरे यार, ये तो बहुत आसान है। उसने अभी अभी अपनी पत्नी को गर्भवती किया है, लेकिन यह आदमी वास्तव में अपनी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। तुम इतने तुच्छ क्यों हो? जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही यह संभव लगने लगता है। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि लियू लिनलिन ने उनके विचारों की श्रृंखला को पूरी तरह से भटका दिया था। लिनलिन, तुम्हारी खबर बहुत ही सामयिक है। लियू तियान्यू ने गहरी सांस ली। भविष्य में इस मामले की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। लियू लिनलिन बेहद खुश थी और उसने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। शुरू में जो आक्रोशपूर्ण स्वर था वह धीरे धीरे नर्म हो गया। मेरे प्रिय, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक चिंता है। क्या मुझे अपने बच्चे का गर्भपात करा देना चाहिए? मुझे डर है कि इससे तुम पर असर पड़ेगा, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें बच्चा देना चाहती हूं और डॉक्टर ने कहा है कि लड़का होने की संभावना है। अरे यार, मैं तो बस 1 महीने से गर्भवती हूं और साफ दिख रहा है कि मुझमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे लियू लिनलिन को बेतुकी बातें करने से रोका नहीं जा सकता। वह जानती थी कि लुओ तियान्यू और शेन यानरान की इन वर्षों में कोई संतान नहीं थी और यह अवांछित पुत्र निश्चित रूप से लुओ तियान्यू को आसानी से अपने वश में कर लेगा। जब लुओ तियान्यू ने बेटा शब्द सुना तो उसकी आवाज तुरंत नरम पड़ गई। क्या इस बेचारे को सिर्फ पैसे चाहिए? मुझे बच्चे की सुरक्षित गर्भावस्था का ख्याल रखने दो और मैं तुम्हें बाद में और पोषण संबंधी सप्लीमेंट खरीद दूंगा। लियू लिनलिन के चेहरे पर सफल योजना की मुस्कान थी, लेकिन उसके मुंह से नखरे भरे शब्द निकल रहे थे। उसने मेरा कोट भी उतार दिया, मेरा मोबाइल फोन तोड़ दिया और यहां तक कि मेरा बैग भी तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए ये सब नए खरीद लाऊंगी। तुमने प्रसव पूर्व जांच के बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हें पहले खाना खिला दूंगी और फिर खरीदारी के लिए ले जाऊंगी। मुआ टिल्डर 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 मेरी प्यारी, तुम कितनी दयालु हो। तो मुझे लेने के लिए नागरिक मामलों के ब्यूरो आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कार्यालय। लियू तियान्यू ने फोन काट दिया और तुरंत लियू लिनलिन के पास नहीं गया। वह अच्छी तरह जानता है कि महिलाएं बाहरी वस्तुएं हैं और संगति उसकी अपनी ही है। फोन करें। श्री झाओ को मेरे कार्यालय में आने दीजिए। कुछ ही देर में पेशेवर पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला ऊंचे ऊंचे कदमों से ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा नम और कोमल है और उसकी गुलाबी आंखें मोहक हैं। खासकर उसके बड़े बड़े स्तन, उन्हें देखकर हर बार चलने पर ऐसा लगता है मानो वे अपनी कमीजें फाड़ देंगे। लेकिन इस खूबसूरत शख्स का चेहरा दुनियादारी से थका हुआ लगता है और उसका व्यक्तित्व बेहद कठोर है। चूंकि वह कंपनी में साझेदार और वित्तीय निदेशक है, इसलिए उसके अधीनस्थों द्वारा विभिन्न पीयू पेशेवर सहायकों से वेतन और बोनस रोक लेना आम बात है। यहां तक कि लुओ तियान्यू भी उसके प्रति विनम्र था। श्री लुओ, मुझे ढूंढिए। झाओ मुकिंग सोफे पर बैठ गया और खरगोशों की जोड़ी के उछलने से लुओ तियान्यू का दिल कांप उठा। उसने 2 बार खांसा और दफ्तर को ताला लगा दिया। क्या तुम्हें मिंग फैन याद है? मिंग फैन। झाओ मुकिंग ने याद आने से पहले काफी देर तक भौहें चढ़ाई। क्या ये वही निकम्मा नहीं है जिसे मैं हर रोज अपने अधीनस्थ को डांटता हूं? लगता है वह आज काम पर नहीं आया है।
शाखा में तबादला होने से पहले मेन फैन कंपनी के वित्त विभाग में काम करता था। काम की रिपोर्ट देते समय वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। यहां तक कि जब वह उसे डांटता था तब भी वह हंसता था। वह बिल्कुल निकम्मा था। वह बस चाबुक निकालकर उसके नितंबों पर थप्पड़ मारने ही वाला था। इस कचरे का क्या हुआ? लुओ तियान्यू की कहानी सुनने के बाद झाओ मुकिंग तुरंत क्रोधित हो गई। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? गुस्सा मत होइए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लेकिन अब जब ये हो ही गया है तो सबसे जरूरी है इसका समाधान ढूंढना। क्या आप मेन फैन को मनाने का कोई तरीका सोच सकते हैं? लुओ तियान्यू ने अपनी गर्दन पोंछने का इशारा किया। उसमें मेन फैन को मारने का साहस नहीं था, बल्कि मेन फैन और इन सबूतों को गायब करने का तरीका ढूंढने का साहस था। झाओ मुकिंग ने अपने निचले होंठ को काटा और सोच में डूब गई। झाओ मुकिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि लुओ तियान्यू ने किस महिला के साथ संबंध बनाए। वह केवल इतना जानती थी कि इस तरह की नकारात्मक खबर कंपनी की लिस्टिंग के लिए बहुत प्रतिकूल थी, खासकर इस समय। एक साझेदार के रूप में कंपनी में उनके पास काफी शेयर भी है। जो कोई भी इस समय कंपनी की लिस्टिंग में बाधा डालना चाहता है वह उनके खिलाफ है। इस तरह के मृत अपशिष्ट को प्राप्त करना आसान नहीं है। लाल होठों में व्यंग्य की झलक थी। यह आदमी डरपोक है और मुसीबत से घबराता है। अब वह अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। वह शायद इस मौके का फायदा उठाकर आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। चलो इसे उसे ही दे देते हैं। जब तक उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड है हम उस पर जबरन वसूली का मुकदमा कर सकते हैं। मैं अदालत और पुलिस स्टेशन में अपने दोस्तों का इस्तेमाल करके उसे पल भर में जेल भेज दूंगा। क्या आपको यकीन है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कानून की पढ़ाई यूं ही नहीं की? एक हारे हुए व्यक्ति को मारना आसान नहीं होता। झाओ मुकिंग के होठों पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। झाओ मुकिंग से परामर्श करने के बाद लुओ तियान्यू नागरिक मामलों के ब्यूरो में लियू लिनलिन को लेने आया। उसने लियू लिनलिन के लिए हजारों युआन की कीमत वाली एक ब्रांडेड जैकेट भी खरीदी। दोनों प्यार से हाथ में हाथ डालकर चले गए। लेकिन कुछ दूरी पर एक कोने में बेसबॉल कैप पहने एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से हर चीज की तस्वीर ले ली। उसने मुड़कर उसे मेन फैन को भेज दिया। भाई मेंग, मैंने इसे ले लिया। मेन फैन गाड़ी चला रहा था और उसने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ वीडियो देखा। उसे काफी समय से यह आशंका थी कि उसके जाने के बाद लियू लिनलिन लुओ तियान्यू को फोन करेगी। इसलिए उसने उन पर नजर रखने के लिए एक निजी जासूस वांग ली को काम पर रखा और उसे सबूत भी मिल गए। उन पर नजर रखने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो भाई मेंग, मुझे जो भी शूट करना है मैं उसे मिस नहीं करूंगा। फोन रखने के बाद भी मेन फैन की आंखों में बदले की आग भड़क उठी। अपने परिवार द्वारा शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ग्रसित किए जाने और मानव चारा के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद पुनर्जन्म के बाद लौटे मेन फैन पूरी तरह से बदल गए हैं। वह पहले ईमानदार हुआ करता था, लेकिन लोग जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं जागने पर उतने ही ज्यादा पागल हो जाते हैं। अब मेन फैन उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको ये टूटा हुआ जूता पसंद है? ठीक है, मैं इसे आपको दे देता हूं, लेकिन इसे मुफ्त में नहीं दिया जा सकता, इसका आदान प्रदान करना होगा। उसके होठों के कोने पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। उसके मन में एक मनमोहक आकृति उभर आई। शेन यानरान, जो लुओ तियान्यू की पत्नी है और 25 वर्ष की है, ने एक बैले प्रशिक्षण संस्थान खोला है और वह मुख्य नृत्य शिक्षिका है। उसके लंबे पैर और मनमोहक स्वभाव है। विशेष रूप से वह अपने शरीर की देखभाल और त्वचा के प्रति बहुत सजग रहती है। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा प्रकाश की तरह कोमल और चिकनी है। शेन यानरान के माता पिता मेन फैन के घर के ठीक सामने रहते थे। हालांकि उस समय मेन फैन लियू लिनलिन से बेहद आकर्षित थे, फिर भी वे शेन यानरान की सुंदरता को देखकर दंग रह गए थे। अगर मुझे सही याद है तो शेन यानरान इस समय फेंगुआ समुदाय में अपने माता पिता से मिलने गई होंगी। लुओ तियान्यू बाद में उसे लेने आएगा, लेकिन इस बार मामला अलग है। लुओ तियान्यू एक वेश्या के साथ अस्थायी रूप से काम करने के लिए आया है। मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मैंने अपना फोन खोला और मालिक समूह ढूंढ लिया। चूंकि मुझे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, इसलिए शेन यानरान ने अपने माता पिता की ओर से यहां मालिक समूह में शामिल हो गई है। उसकी संपर्क जानकारी ढूंढना बहुत आसान है। माँ, मैंने फल धो दिए हैं, आओ और खा लो। शेन यानरान सफाई में मदद कर रही थी। उसके माथे से पसीने की बारीक बूंदें बह रही थीं। फोन अचानक 2 बार बजा। मेन फैन, उसने मुझे दोस्त क्यों बनाया? शेन यानरान असमंजस में दिखी और बिना ज्यादा सोचे समझे सहमति में क्लिक कर दिया। वह वही वीडियो था। हालांकि उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसका बड़ा पेट और गाड़ी की नंबर प्लेट से साफ पता चल रहा था कि वह लुओ तियान्यू था। लुओ तियान्यू और लियू लिनलिन को नागरिक मामलों के ब्यूरो के सामने एक दूसरे को गले लगाते और हाथ में हाथ डालकर जाते देख शेन यानरान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई।
क्या सच में उसके पति ने उसे धोखा दिया? गुस्से के साथ साथ उसे अचानक इस घटना के परिणामस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का भी एहसास हुआ। कंपनी लिस्टिंग के नाजुक दौर से गुजर रही है। एक बार घोटाला उजागर हो गया तो लुओ तियान्यू की कंपनी का अंत हो जाएगा। उनका डांस ट्रेनिंग स्कूल मुनाफे में नहीं चलता और लुओ तियान्यू हमेशा से अपने करियर को चलाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती रही है। अगर लुओ तियान्यू की कंपनी खत्म हो जाती है तो उनका करियर भी अचानक समाप्त हो जाएगा। वह लंबे समय से उच्च वर्ग के जीवन की आदी हो चुकी है। उसे फिर से एक साधारण इंसान बनने दो, ये सोचकर ही उसे घबराहट होने लगती है। तुम्हें क्या चाहिए? शेन यानरान संदेश भेजने ही वाली थी कि तभी उसे अपने मोबाइल फोन पर मिंग फैन का एक वॉइस मैसेज मिला। मैं आपके दरवाजे पर हूं, चलिए बात करते हैं। चैप्टर 8। यानरन, तुम और मिंग फैन दोस्त हो। वह एक अच्छा आदमी है। जब आप आसपास नहीं होते हैं तो मैं हमेशा मिंग फैन से मदद मांगता हूं। शेन यानरान के माता पिता को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने दरवाजा खोला और मिंग फैन को देखा तो वे अब भी मुस्कुरा रहे थे और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। नमस्कार आंटी और अंकल। मिंग फैन ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। आमतौर पर वे गलियारे में एक दूसरे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब पहली बार उसे शेन यानरान को करीब से देखने का मौका मिला था। वह सचमुच ईश्वर की प्रिय है। उसके चेहरे की बनावट नाजुक है और त्वचा गोरी है। उसने काम पर जाने के लिए ऊंची पोनीटेल बनाई, साथ में एक शर्ट और प्लीटेड स्कर्ट पहनी। उसके भरे पूरे शरीर के कारण उसके कपड़े फूले हुए लग रहे थे, लेकिन चौड़े एप्रन ने वसंत के सारे नजारे छिपा दिए। यह एक रसीले लीची की तरह है। जब तक कोई व्यक्ति आगे आकर इसका छिलका नहीं उतारता तब तक अंदर का सफेद और मुलायम क्रिस्टल जैसा गूदा फूटकर बाहर आ जाएगा। डिंग, संग्रह के लिए एक देवी मिली। देवी शेन यानरान। सौंदर्य 88 अंक, शुद्ध प्राकृतिक। प्रकार उत्कृष्ट युवती। व्यक्तित्व संबंधी मुख्य शब्द आरक्षित अंतर्मुखी। चरित्र आचरण 10 अंक। मानव संसाधन विभाग का समग्र मूल्यांकन। मानव संसाधन का एक संक्षिप्त परिचय। नोट, यह महिला एक आदर्श पत्नी है जो घर परिवार को बखूबी संभालती है और कभी भी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं रखती। बस निजी स्वास्थ्य कारणों से वह गर्भवती नहीं हो पाई है। 88 अंक। यह तो उस कमीनी लियू लिनलिन से कहीं ज्यादा ऊंचा स्तर है। बेहतरीन पत्नी, घर गृहस्थी संभालने में कुशल, कोई संतान नहीं। सिस्टम ने भी उत्कृष्ट मूल्यांकन दिया। शुरू में मिंग फैन को लगता था कि उसे युवा और सुंदर लड़कियां पसंद हैं, लेकिन जब उसने इस समय शेन यानरान को देखा तो उसके अंदर दबी हुई काउचोर की आत्मा जागृत हो गई। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद मिंग फैन को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि लुओ तियान्यू को अभी भी लियू लिनलिन क्यों पसंद है। यह एक अस्पष्ट अनुमान था। शायद शेन यानरान एक संकोची स्वभाव की महिला है। अपने व्यक्तित्व के कारण वह कभी भी उन आकर्षक मोजों, सेक्सी कपड़ों, छोटी हथकड़ियों को नहीं पहनेंगी और तो और छोटे क्लिप जैसे अंतरंग सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन लियू लिनलिन लुओ तियान्यू का पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और वह शेन यानरान से कहीं अधिक खुली सोच वाली है। शायद इसी वजह से लुओ तियान्यू बहुत सावधान रहता है। एक शांत स्वभाव वाली खूबसूरत महिला। मिंग फैन की आंखों में आग की लपटें भड़क रही थी। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं शेन यानरान के इस संकोच को तोड़ दूंगी तो वह कितनी आकर्षक लगेगी। माँ और पिताजी, मैं आपके साथ घूमने नहीं जाऊंगा। मिंग फैन मुझसे कुछ बात करना चाहता है। अपने माता पिता को दूर भेजने का बहाना ढूंढते हुए शेन यानरान उदास चेहरे के साथ मिंग फैन के सामने बैठ गई। शुरुआती घबराहट के बाद वह शांत हो गई और उसने जल्दी ही अपना निर्णय ले लिया। वह मिंग फैन को जानती थी। वह लुओ तियान्यू के अधीन शाखा में एक साधारण सामाजिक प्राणी था। वह ईमानदार और सरल था और अक्सर लुओ तियान्यू द्वारा उसे डांट पड़ती थी। आमतौर पर जब वे गलियारे में मिलते थे तो वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर लुओ तियान्यू ने उसकी पत्नी के साथ संबंध न बनाया होता तो शायद मिंग फैन में खड़े होने की हिम्मत ही न होती। नहीं, भले ही उसे अब सबूत मिल जाए, वह लुओ तियान्यू को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने मुझे ढूंढा। यह ऐसा ही होना चाहिए। यह सोचते हुए शेन यानरान ने तीव्र तिरस्कार के साथ मिंग फैन की ओर देखा। वह एक नृत्य प्रशिक्षण संस्थान की प्रमुख और राष्ट्रपति की पत्नी है। वह प्रतिदिन उच्च वर्ग के विभिन्न समारोहों में शामिल होती है। अगर यह घटना न होती तो शायद मिंग फैन का इस जीवन में उससे कभी कोई वास्ता न होता। लेकिन शेन यानरान की घृणा केवल सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण नहीं थी। मिंग फैन की शैली ने उसे घृणा से भर दिया था। उसकी महिला के साथ किसी दूसरे आदमी ने दुष्कर्म किया था और उसके पास सबूत भी थे, लेकिन उसने लुओ तियान्यू का आमने सामने सामना करने की हिम्मत तक नहीं की। वह सिर्फ छिपकर मेरी, एक महिला की, धमकाने के लिए चुपके से तस्वीरें ले सकती थी। बेशर्म, बकवास। वह मर्द बनने के लायक नहीं है, वह तो बस एक काया है।
शेन यानरान को सबसे ज्यादा नफरत कायरों से है। बेशक मेंग फैन की कायरता के कारण ही उसे समस्या को हल करने का अवसर मिला। ये सोचते ही शेन यानरान के चेहरे पर थोड़ा सा घमंड झलक उठा और उसकी सीधी कमर ने एक सुडौल, सीधी और कोमल कमर का संकेत दिया। मेंग फैन, मैं वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को जानता हूं और मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मेरे पास इस कार्ड में 200,000 है जो तुम्हारी भूख को शांत कर देंगे। एक सामाजिक प्राणी के लिए 200,000 उसकी वार्षिक आय से कहीं अधिक है। शेन यानरान को विश्वास नहीं था कि मेंग फैन मना कर सकता है। शेन यानरान के दबंग स्वभाव को देखकर मेंग फैन को हंसी आ गई। समय आ गया है और फिर भी आप यही लेकर आते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी पहले जैसे ही हैं? क्या आप यहां भीख मांगने आए हैं? मेंग फैन ने शेन यानरान के चेहरे पर थप्पड़ मारा जिससे 5 चमकदार लाल उंगलियों के निशान दिखाई दिए। तुम मुझसे इस तरह बात करते हो? शेन यानरान ने अपना चेहरा ढक लिया और स्तब्ध रह गई। किसी भी पुरुष ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी, यहां तक कि लुओ तियान्यू ने भी उसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उस तेज दर्द ने उसे बता दिया कि यह सब सच था। तुमने मुझे मारा। शेन यानरान गुस्से से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल एक और थप्पड़ शेन यानरान के चेहरे के दूसरे हिस्से पर पड़ा। एक मजबूत बाह ने शेन यानरान की कोमल गर्दन को पकड़ लिया। अपना रवैया सुधारो, वरना मुझे तुम्हारे परिवार के इस घोटाले को पूरे समुदाय के सामने उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित करो और सोचो कि मुझसे बात करने के लिए किस लहजे का इस्तेमाल करना है। शेन यानरान का पूरा शरीर कांप रहा था। हाँ, मेरे माता पिता अभी भी इसी समुदाय में रहते हैं। अगर उन्हें पता होता कि उनके दामाद ने धोखा देकर पड़ोसी की पत्नी को गर्भवती कर दिया है, तो मेरे माता पिता इस समुदाय में कैसे रह सकते थे? लेकिन वह सामाजिक प्राणी जो कंपनी में ओवरटाइम काम करते समय सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करता था, वह कायद जो खुद को आमने सामने देखने की भी हिम्मत नहीं करता था, अचानक एक अलग इंसान कैसे बन गया? शुरुआती गति ध्वस्त हो गई। हमें खेद है, ये हमारी गलती है। हम आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। पहले गुस्सा मत कीजिए, ये सही है। शेन यानरान की आंखों में दिख रही घबराहट ने मेंग फैन की इच्छाओं को तेजी से बढ़ा दिया। मैं पहले एक डरपोक इंसान हुआ करता था जिसे दूसरों के साथ सिर्फ समझौता करना आता था, लेकिन इसके बजाय मुझे उनके द्वारा मजबूर किया गया। पता चला कि ये तथाकथित अभिजात वर्ग सब कागजी शेर हैं। जब तक वे अपने पंजे दिखाते हैं तब तक सब कुत्तों की तरह डरे रहते हैं। अब देखो काया कौन है। अपने होठों के कोने को उत्तेजित होकर चाटते हुए उसने कहा, यह श्रीमती शेन के रवैये पर निर्भर करता है। मैं अभी उनके रवैये से बहुत असंतुष्ट हूँ। 200,000 से असंतुष्ट है। शेन यानरान ने मेंग फैन का मतलब समझ लिया और बाकी 2 कार्ड निकालते हुए कहा, मेरे पास अभी भी 3 कार्ड बचे हैं जिनका योग लगभग 500,000 है। 500,000। आप तो भिखारियों को भेज रहे हैं। शेन यानरान घबराने लगी। क्या आपको 10 लाख चाहिए? असंभव, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे मेंग फैन के मुंह पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस उपहारों का आदान प्रदान करना अच्छा लगता है। लुओ तियान्यू मुझे जो भी देगा मैं उसे सही सलामत लौटा दूंगा। श्रीमती शेन, आप नहीं चाहती कि आपके पति के घिनौने कारनामे उजागर हों, है ना? चैप्टर 9। शेन यानरान की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखों में दिख रही घबराहट को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मेंग फैन को सिर्फ खुद की चाहत है। मैं सहमत नहीं हूं। शेन यानरान सख्ती से मना करना चाहती थी, लेकिन वह अस्वीकृति के शब्द नहीं कह सकी। कंपनी का प्रदर्शन हाल के वर्षों में खराब रहा है और लगातार कई वर्षों से उसे घाटा हो रहा है। ये लिस्टिंग कंपनी के लिए धन जुटाने और वापसी करने का एकमात्र अवसर है। यदि लुओ तियान्यू दिवालिया हो जाता है और अपनी संपत्ति बेच देता है, तो वे भारी कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे और वर्षों में उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर बुजुर्ग माता पिता को इस बारे में पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से समुदाय में पड़ोसियों के तिरस्कार को सहन नहीं कर पाते। यदि 3 लंबे और 2 छोटे हों तो मुझे जीवन भर पछतावे के जाल में फंसा रहना होगा जिससे मैं खुद को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उसके और उसके सामने खड़े आदमी के बीच, वह अभी भी उसी घर में थी जहां वह पली बड़ी थी। वह ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मेंग फैन, कृपया अपनी शर्तें बदलें। मैं सचमुच इससे सहमत नहीं हो सकती। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। अगर यह काफी नहीं होगा तो मैं लुओ तियान्यू से मांग सकता हूं। मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूं। 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। संक्षेप में, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। उसके दिल में असहनीय शर्म उमड़ पड़ी और शेन यानरान कमजोरी से सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में उदासी और विनती झलक रही थी।
उसकी आंखों में जो अहंकार था वह पूरी तरह से घबराहट में बदल गया था। नाशपाती के फूल बारिश लाते हैं और बेगोनिया के फूल हवा लाते हैं। यह दृश्य किसी भी कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघलाने के लिए काफी है। लेकिन दुर्भाग्यवश मिंग फैन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके विपरीत मिंग फैन इस समय शेन यानरान के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहा था। बदले की तीव्र अनुभूति से उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ महसूस हो रहा था। हा, लुओ तियान्यू, तुम घोड़े पर सवार होकर भी आज यहाँ पहुंच जाओगे। लुओ तियान्यू, तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, फिर तुम मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कि इसकी कदर कैसे करूं। उसने शेन यानरान के सुंदर चेहरे को चुटकी से दबाया और अपनी उंगलियों से उसकी कोमल त्वचा को पोंछते हुए उसकी आंखों के कोनों से आंसू साफ किए। इस तरह मत रो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मुझे बल प्रयोग करना पसंद नहीं है। अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से मुड़कर चला जाऊंगा। लेकिन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मिंग फैन खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। शेन यानरान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मिंग फैन का हर कदम मानो उसके दिल पर चोट पहुंचा रहा था। एक आवाज लगातार शेन यानरान को चेतावनी दे रही थी, हम उसे इस मामले को उजागर नहीं करने दे सकते। एक बार यह उजागर हो गया तो आपके माता पिता और आपके बारे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लुओ तियान्यू की 3 मिनट की हीट की तरह मिंग फैन को भी शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिम्मत रखो, बस दांत पीस लो और इससे उबर जाओ, बिल्कुल कुत्ते के काटने जैसा। इस समय तक मिंग फैन दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसने अपने दाहिने हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया था। अंत में मुझे अपने पीछे से एक प्राकृतिक ध्वनि सुनाई दी, मिंग फैन, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं। यह सुनकर शेन यानरान ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। असहनीय शर्मिंदगी से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर टूट जाएगा। दूसरी ओर मिंग फैन का पूरा शरीर कांप रहा था। डर नहीं लग रहा, बल्कि उत्साह है। उसने शेन यानरान का चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछे। रो मत, मैं वादा करता हूं कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब तक तुम मुझे संतुष्ट रखोगी, ये सब अतीत की बात हो जाएगी। मुझे पता है आपके घर में निगरानी उपकरण लगे हुए हैं, कृपया उन्हें बंद कर दें। तुम नहीं चाहोगे कि जब तुम मेरे साथ मौज मस्ती कर रहे हो तब अचानक रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए लुओ तियान्यू को सब कुछ दिख जाए। शेन यानरान का दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो चुका था और वह घबराहट में व्यर्थ ही सिर हिला सकी। जैसे ही उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और निगरानी कैमरे को बंद किया, अचानक एक बाघ ने उसे जमीन पर पटक दिया। जब शेन यानरान अचानक खड़ी हो गई और उसे सोफे पर दबा दिया तो शेन यानरान ने प्रतिक्रिया दी और अनजाने में विरोध करने की कोशिश में अपने हाथों को हिलाया, लेकिन वह मिंग फैन की ताकत को बिल्कुल भी नहीं हिला सकी। मिंग फैन इसे नहीं चाहती, मैं अवचेतन रूप से धीरे से चीखी, विरोध मत करो, क्या तुम यही नहीं चाहते? शेन यानरान का पूरा शरीर अकड़ गया और अगले ही पल मिंग फैन ने इस अवसर का फायदा उठाकर ऊंची जगह पर कब्जा कर लिया। ठंडे होंठ एक दूसरे से दब गए और उसके आंसुओं की नमकीन नमी ने पहले से ही उग्र स्वभाव वाले मिंग फैन को पल भर में एक जानवर में बदल दिया। वास्तव में शेन यानरान अप्रत्याशित रूप से मधुर और सौम्य थी। एक डांस टीचर से जैसी उम्मीद की जाती है, उनका फिगर भी बहुत अच्छा है। लंबे समय से युद्ध के मैदान से दूर रहे मिंग फैन अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और सीधे मुद्दे पर आने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक पता चला, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे भूख और प्यास लग रही थी। उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मेरा मुंह कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन मेरा शरीर बहुत ईमानदार है। कृपया बात करना बंद करें। शेन यानरान ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी। मिंग फैन की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बेशक उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। जब से लुओ तियान्यू का लियू लिनलिन से रिश्ता बना, तब से वह उसके प्रति उदासीन होता जा रहा था। इसके अलावा जब कंपनी सार्वजनिक होने की तैयारी कर रही थी, तब वह कंपनी में ही रह रहा था, इसलिए उसने कई महीनों से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। मुझे माफ करना, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, क्षमा मांगना। शेन यानरान अचानक रोने लगी और उसे पता नहीं था कि वह किससे माफी मांग रही है। शायद इसका कुछ हिस्सा लुओ तियान्यू के लिए था, लेकिन मिंग फैन को लगा कि यह उसके खुद के लिए था। अपने उत्कृष्ट पारिवारिक प्रशिक्षण के कारण शेन यानरान कभी भी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन अब उसे वह इंसान बनने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। इस क्षण में अपमान, आक्रोश, अनिच्छा और लाचारी सब मेरे लिए एक ऋण में बदल गए। इस वजह से मिंग फैन बेहोश हो गई। इतना बढ़िया उत्पाद उस दुष्ट लुओ तियान्यू से सस्ता कैसे हो सकता है? लेकिन ये दुष्ट इसकी कद्र करना नहीं जानता। सौभाग्य से उनकी मुलाकात स्वयं से ही हो गई। उसने अपने फोन की ओर देखा।
दर्जनों मिस्ड कॉल थे, सभी लुओ तियान्यू के थे। यह स्पष्ट था कि वह जानवर बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने कभी ऐसा सपना भी नहीं देखा था। इस समय वह अपनी खूबसूरत पत्नी के ऊपर था और डबल सफिंग के बेहतरीन खेल का आनंद लेने के लिए तैयार था। वह कमरे में है, कृपया उसे ले आइए। शेन यानरान ने मेन फैन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मेन फैन जानता था कि शेन यानरान की यह आखिरी जिद थी, जिसके तहत वह इस व्यर्थ तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेन फैन ऐसा नहीं सोचती थी। फोन फेंक दो, इसे उठाएं। क्या आप मेरे सामने शर्तें रखने के लिए योग्य हैं? मैं खुश हूं, तुम नहीं। एक कोमल चीख के साथ शेन यानरान की हरी भरी उंगलियां सोफे में जोर से धंस गईं। बुकिंग रद्द डॉट 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 डिंग डिंग डिंग। धिक्कार है, मेरी कॉल का जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कार में बैठे हुए लुओ तियान्यू ने फ्राउनिंग किया। वह लगातार मेन फैन को फोन करता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी अभी उसे अचानक डर का एहसास हुआ कि कोई आपदा आने वाली है। उसने तुरंत शेन यानरान को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लुओ तियान्यू हमेशा से अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करते आए हैं। वे अपने काम को लिस्टिंग के स्तर तक विस्तारित करने में सक्षम रहे और उनकी अंतर्ज्ञान की क्षमता ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। धिक्कार है, शेन यानरान किस काम में व्यस्त है? नहीं, मुझे घर जाना है। लुओ तियान्यू ने तुरंत मुड़ने की तैयारी की, लेकिन तभी यात्री सीट पर बैठी लियू लिनलिन ने प्यार से कहा, हनी, क्या हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं? आप मुझसे वादा किए। उसने कोमल स्वर में फुसफुसाया और अपने दाहिने हाथ से धीरे से लुओ तियान्यू की जांघ को सहलाया। लियू लिनलिन बेहद गुस्से में थी। लुओ तियान्यू को बांधे रखना इतना मुश्किल था, वह उसे इतनी आसानी से घर कैसे जाने दे सकता था? लुओ तियान्यू और शेन यानरान के बीच संबंधों को खराब करने के लिए लियू लिनलिन ने बहुत सारी तकिया बातें की। वह अब गर्भवती है और लुओ तियान्यू को संतुष्ट नहीं कर सकती। यह उनके रिश्ते का सबसे नाजुक समय है। वह लुओ तियान्यू को घर कैसे जाने दे सकती है? अगर ये लड़का शेन यानरान के कोमल दिल में फिर से घुसने का मौका ढूंढ ले, तो क्या उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? प्रिय, तुमने मुझसे वादा किया था। गर्भवती होने के कारण लुओ तियान्यू युद्ध शुरू करने से बच गया, लेकिन किसने कहा कि लियू लिनलिन के पास केवल वही एक हथियार था? वह छोटा सा हाथ कोमल और हड्डी रहित था और उसने अपनी पूरी कोशिश की। लियू लिनलिन के कोमल आक्रमण ने लुओ तियान्यू को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा हो। ये नन्हे हाथ सचमुच जानलेवा है। एक तरफ उसकी पत्नी है और दूसरी तरफ उसकी गर्भवती प्रेमिका है, जिससे लुओ तियान्यू दुविधा में पड़ जाता है। लेकिन अंत में जो पानी के करीब होता है, उसे ही सबसे पहले चंद्रमा मिलता है। आखिरकार बात सिर्फ फोन का जवाब न देने की ही तो है, ऐसा पहले भी तो हो चुका है। वैसे भी जब शेन यानरान अपने माता पिता के साथ है तो उसके साथ क्या हो सकता है? अभी मजे करना ज्यादा जरूरी है। बिना सोचे समझे उसने ब्रेक लगाया और पोश को सड़क के किनारे रोक दिया। जल्दी करो, जारी रखो। मुझे इससे नफरत है, तुम्हें मुझे फिर से परेशान करना है। मैं सुबह सुबह गर्भावस्था की जांच के लिए कतार में लगने से बहुत थक गई हूँ। अच्छी लिनलिन, मैं तुम्हें बाद में जो चाहो वो खरीद दूंगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अभी आओ और मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हे, तुमने यही कहा था, प्रिय, इस पर पछतावा मत करना। लियू लिनलिन एक मनमोहक मुस्कान के साथ लुओ तियान्यू की बाहों में चढ़ गई। लेकिन लुओ तियान्यू शेन यानरान को फोन करना नहीं भूला। वह आज शेन यानरान को समय पर लेने तो बिल्कुल नहीं आ सकता था, इसलिए उसे कोई बहाना सोचना पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शेन यानरान चाहती थी कि वह अभी बाहर ही मर जाए। चैप्टर 10 वो बैठक कक्ष में सोफे पर बैठी शेन यानरान पूरी तरह खोई हुई थी। लुओ तियान्यू हर बार 3 मिनट की गर्मी का सटीक अर्थ समझता है, लेकिन अब वह मकड़ी के जाले में फंसी तितली की तरह है। जितना अधिक वह संघर्ष करता है, उतना ही वह फंसता चला जाता है। मेन फैन बेहद खुश थी। सिस्टम में शेन यानरान का पिछला मूल्यांकन मानवीय मामलों का एक संक्षिप्त अनुभव था, लेकिन मेन फैन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि यह मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है। इस मूर्ख लुओ तियान्यू को तो सच में इसका आनंद लेना आता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे इसमें मजा नहीं आता, बल्कि बात यह है कि उसमें प्रतिभा ही नहीं है। तो आपका स्वागत है। अचानक मेन फैन के मोबाइल फोन पर एक नया संदेश आया, जो लुओ तियान्यू और लियू लिनलिन के कार में गेम खेलते हुए एक वीडियो था। HD, बिना सेंसरशिप के, बिना किसी काट छांट के। स्क्रीन को जूम करना सीधे तौर पर चेहरे पर गोली मारने के बराबर है। लुओ तियान्यू के चेहरे के उत्तेजित भावों की हल्की हल्की फड़कन भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने पोश की लाइसेंस प्लेट नंबर की एक तस्वीर भी ली, जिससे यह साबित हो गया कि यह लुओ तियान्यू की कार थी। अप्रत्याशित रूप से वह और लुओ तियान्यू एक साथ खेलने लगे।
लेकिन जब मैं अपनी पहचान बदलता हूं तो मुझे बहुत अधिक सहज महसूस होता है। मेन फैन को अचानक एक विचार आया, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। ये कहने के बाद उसने वीडियो को शेन यानरान की ओर घुमा दिया। शेन यानरान का सुंदर चेहरा पल भर में जम गया और बेबसी में आंसू बहने लगे। मेन फैन द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था, लेकिन लुओ तियान्यू वास्तव में लियू लिनलिन की सेवा का आनंद ले रहा था। यह उसका पति कैसे हो सकता है? वह खुद का पति होने के योग्य कैसे हो सकता है? अपमान, अवसाद, अनिच्छा और घृणा, ये सभी भावनाएं एक पल में मेरे हृदय में उमड़ पड़ी। मैं फिर से रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मेन फैन और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। इससे पता चलता है कि आज हमारे पास काफी समय है। लेकिन ये सच है श्रीमती शेन, आपके पति इतनी खूबसूरत पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर फूल और पेड़ की टहनियां लेने बाहर चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि वह बीमार है? श्रीमती शेन, आपको क्या हुआ है? क्या आप उनकी नजरों से गिर गई हैं? ओह मेन फैन, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया बोलना बंद करो। शेन यानरान मेन फैन की बातों से इतनी विचलित हो गई कि वह जल्दी से गिर पड़ी। जैसे ही मेन फैन दहाड़ा, शेन यानरान को आखिरकार ऐसा लगा जैसे मेन फैन ने उसे बिस्तर पर पटक दिया हो। जैसे लहरों के तेज बहाव से किनारे पर बहकर आने वाली समुद्री शैवाल, वैसे ही अपनी उंगलियों को हिलाना भी एक विलासिता बन गया है। खामोश आंसू बह निकले। शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जिस व्यक्ति से नफरत करती थी वह मेन फैन नहीं बल्कि लुओ तियान्यू था। इस कमीने की वजह से ही मेन फैन ने अपना गुस्सा खुद पर निकाला, क्योंकि वह बाहर इधर उधर घूम रहा था। जब लुओ तियान्यू को तंग किया जा रहा था तब भी वह बाहर उस लड़की के साथ मौज मस्ती कर रहा था। लुओ तियान्यू एक हरामी है। वह उसका पति बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। इस क्षण से शेन यानरान की मानसिकता में सूक्ष्म परिवर्तन आए हैं। अब वह लुओ तियान्यू के साथ क्या होगा इसकी परवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन लुओ तियान्यू जैसे नीच व्यक्ति से उसका वर्तमान जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए और न ही उसके द्वारा छीना जाना चाहिए। उसने उठने की कोशिश की और अपनी आखिरी ताकत से मेन फैन की बांह पकड़ ली। मेन फैन, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। बेशक मेन फैन समझ गया था कि उसका क्या मतलब है। पहले जब मैं लियू लिनलिन के साथ होता था तो मुझे हर पल उसकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता था, कहीं उसे घिन न आ जाए। हर बार सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। लेकिन इस बार मेन फैन को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम इतने खुश क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैंने इससे पहले कभी जंगली सुअर को बारीक भूसे के साथ नहीं खाया है, लेकिन मैं वास्तव में सड़ी हुई सब्जियों के पत्तों को एक खजाने के रूप में देखता हूँ। जाहिर है यह दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यंजन है। विशेषकर जब शेन यानरान ने अपने पति को धोखा देते हुए देखा तो उसकी आंखों में उदासी, निराशा और तनाव से भरी हुई जो झलक थी वह बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत, एक ही समय में भरपूर आनंद कैसे लिया जा सकता है? मेन फैन की चंचल इच्छा ने शेन यानरान की आंखों में भय के आंसू ला दिए। तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे आराम दें, लेकिन मुझे अभी तक उतना मजा नहीं आया है। शेन यानरान को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे दुख और प्यार दोनों का एहसास हुआ। तुम असंभव नहीं हो, कुछ भी असंभव नहीं है। मेन फैन अपने शरीर से बेहद संतुष्ट था। वह पहले 3 मिनट का फुर्तीला और कमजोर सा शरीर था, लेकिन अब रक्त की धुंध से मजबूत होकर वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। मेन फैन, तुमने हद पार कर दी है। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर तुमने और कोशिश की तो मैं अभी मरना बेहतर समझूंगा। यह मूर्ख औरत, अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो मेन फैन शायद ठीक रहती, लेकिन उसे संघर्ष करना पड़ा। भयंकर तूफान का सामना करने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया था और वह शर्म और गुस्से से भरा हुआ था। उसने खुद को लपेटने के लिए बर्फ जैसी सफेद रजाई उठाई। यह प्रतिरोध नहीं है, यह स्पष्ट रूप से अपराध करने के लिए उकसाना है। लेकिन मेन फैन फिर भी पीछे हट गई। शेन यानरान के लिए एक बार ही काफी था। अगर उसने कमरे में शेन यानरान के सामने दोबारा ऐसा किया तो शायद वह आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगी। हालांकि प्रशिक्षण अच्छा है, लेकिन अत्यधिक तीव्रता पर्याप्त नहीं है। सामग्री बहुत नाजुक होती है और उन्हें बिना सोचे समझे तेज आंच पर पकाना केवल आत्मघाती सिद्ध होगा। 3 फीट मोटी बर्फ एक दिन में नहीं जम सकती। इसका सार यह है कि यह कोई अभूतपूर्व सफलता नहीं है, बल्कि बार बार होने वाली प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, मेन फैन को वह मिल भी गया जो वह सबसे ज्यादा चाहता था। मालिक को बधाई, आपने देवी शेन यानरान को सफलतापूर्वक बांध लिया है और देवी खजाने की पुस्तक में एक देवी को जोड़ दिया है। निश्चित रूप से बंधन सफल रहा। किसी तरह की अनुकूलता की आवश्यकता नहीं। यह पता चला है कि यह पहली बार है कि किसी देवी को आधिकारिक तौर पर देवी खजाना पुस्तक में शामिल किया गया है और उन्हें सफक की उपाधि प्राप्त हुई है, और सिस्टम जल्द ही पहला फ्लश पुरस्कार जारी करेगा।
अरे वाह, सच में कोई खिताब और उससे जुड़ा पहला पुरस्कार भी है। क्या आप सिस्टम के प्रति अधिक विचारशील हो सकते हैं? मुझे आपसे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन सिस्टम को स्पष्ट रूप से लगा कि मेन फैन को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, और उसने पहले आरोप के इनाम में मेन फैन को एक सरप्राइज देने पर जोर दिया। पहला चार्ज रिवॉर्ड जारी कर दिया गया है और एक पावर फ्रूट प्राप्त हुआ है। शक्ति फल उपयोगकर्ता की शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकता है। शारीरिक स्थिति जितनी खराब होगी, इसे लेने के बाद उतना ही अधिक सुधार दिखेगा, लेकिन एक ही शक्ति फल का बार बार उपयोग करने से इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। अंतरिक्ष में एक काला फल प्रकट हुआ जो अंगूर के आकार का था और उसमें नमी भरी चमक थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। ऊर्जा से भरपूर फल। मेन फैन उत्साहित थी। प्रलय के बाद जब खून की धुंध ने धरती को ढक लिया तो कई तरह के पेड़ पौधे और वातावरण भी बदल गए। पहले जो फल खाने योग्य थे, अब उनमें विशेष बदलाव आ गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का फल रक्त की धुंध में निहित ऊर्जा सार का सम्मिलन है, जो मनुष्यों को थोड़े समय में बड़ी मात्रा में रक्त की धुंध की ऊर्जा को संश्लेषित करने की अनुमति देने के बराबर है, जिससे शारीरिक गुणों के एक निश्चित पहलू में सुधार होता है। मेन फैन ने सुना था कि किसी ने शक्ति फल प्राप्त कर लिया है और उसे खाने के बाद उसे बहुत शक्ति मिली है। जागृति के बिना भी इसका उपयोग निम्न स्तर के जागृत व्यक्तियों से लड़ने के लिए किया जा सकता है, लेकिन पौधों के सभी फल खाने योग्य नहीं होते। अधिकांश फल रक्त की धुंध में भीगने के बाद अत्यधिक विषैले हो जाते हैं। इन्हें अंधाधुंध खाने से आप सीधे विभिन्न राक्षसों में परिवर्तित हो सकते हैं। इनमें से केवल कुछ ही फल ऐसे हैं जिन्हें खाकर शारीरिक क्षमता में सुधार किया जा सकता है। अपने पिछले जीवन में मेन फैन ने समूह के किसी सदस्य द्वारा भेजी गई तस्वीरें ही देखी थी। उस समय वह केवल उनसे ईर्ष्या कर सकता था। अब प्रलय आने से पहले उसे व्यवस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जैसे ही वह फल को अपने मुंह में डालने ही वाला था, मेन फैन को अचानक एक विचार आया, मुझे इसे खुद क्यों खाना चाहिए? चूंकि मेरे पास ये सिस्टम है, अगर मैं इसे शेन यानरान को दे दूं, तो क्या मैं 10,000 गुना प्रतिफल को भी सक्रिय कर सकता हूं?